कमेंट बड़ा कर दीजिए थोड़ा, नीचे कर दो, वेरी गुड, नीचे कर दो, नीचे कर दो। हाँ, हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में, सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में, जिसमें आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। कोशिश करेंगे, मतलब आज लेक्चर नंबर 4 में न्यूक्लियाई को खत्म करके आगे सेमीकंडक्टर की थोड़ी बहुत बात की जाए, लेकिन वो 15-20 मिनट ही हो पाएगी मैक्सिमम मैक्सिमम। ठीक है, तो आज हमें क्या क्या पढ़ना है समझ लेते हैं सबसे पहले। तो भाई साहब, आज मैं तुम्हें अल्फा डीके में वो समझाऊंगा, मोमेंटम एंड एनर्जी शेयरिंग बाय डॉटर एंड पेरेंट न्यूक्लियाई, है ना। डॉटर एंड पेरेंट न्यूक्लियाई और अल्फा पार्टिकल जो एनर्जी शेयर करता है वो वाली बात बताऊंगा। काइनेमेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी थोड़ा सा करा दूंगा, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है। नीट में हर साल इससे सवाल पूछे जाते थे, हर साल एक सवाल हाफ लाइफ पे और उसके काइनेमेटिक्स पे पूछे जाते थे, लेकिन इस बार सिलेबस में नहीं डाला और जेई मेन में भी सवाल नहीं है। लेकिन थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि क्योंकि आपने पहले भी ये सेक्शन केमिस्ट्री में थोड़ा पढ़ लिया था, है ना, तो थोड़ा बता दूंगा। काइनेमेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं इसको, काइनेमेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, काइनेमेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो काइनेमेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। पहली बात तो ये। दूसरी बात, फ्यूजन और फ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूजन और फ्यूजन, फ्यूजन एंड फ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर, पावर रिएक्टर, ये सिलेबस में है और इससे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे बात करते हैं पहले अल्फा पार्टिकल के एनर्जी शेयरिंग पे। जैसे मान लो ये तुम्हारा कोई न्यूक्लियाई है एक्स, जिसका मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड है। इसको कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट, पेरेंट न्यूक्लियाई, इसको कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। इससे जब अल्फा डीके होता है, अल्फा डीके मतलब 2He4, अल्फा मतलब 2He4, जब 2He4 निकलता है तो यहाँ पे एक ऐसा न्यूक्लियाई बनेगा जिसका मास नंबर 4 से कम हो जाता है और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है। और यहाँ पे रिएक्शन में कुछ एनर्जी निकलेगी, क्योंकि ये भी तो स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है, कुछ एनर्जी निकलेगी। इस न्यूक्लियाई को हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई। अब मेरा सवाल यह है कि इसको डॉटर न्यूक्लियाई क्यों कहते हैं, सन न्यूक्लियाई क्यों नहीं कहते। इससे पेरेंट है, तो पेरेंट से बना डॉटर, तो इसको डॉटर ही क्यों कहते हैं, सन क्यों नहीं कहते। ठीक है, जो भी कहते हैं, ये तुम्हारा मोटा मोटा रिएक्शन है किसका, अल्फा डीके का। बताओ, यही मोटा मोटा रिएक्शन अल्फा डीके का, यही तो रिएक्शन है यार अल्फा डीके का, यही तो रिएक्शन है अल्फा डीके का। अल्फा डीके में क्या होता है बेटा कि एक न्यूक्लियाई है, चलो एक न्यूक्लियाई है, और इस न्यूक्लियाई से अल्फा पार्टिकल बाहर इमिट होता है, एक 2He4 डब्ल्यू एनाइज हाइलियन बाहर निकलता है, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन। और जो बच जाता है ना, उसको हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। उसको सन न्यूक्लियाई क्यों नहीं कहते, डॉटर क्यों कहते हैं, बताओ बताओ। क्योंकि जन्म देने की जो आगे कैपेसिटी है, मतलब जन्म देने की जो क्षमता, वो डॉटर के पास होती है। और यहां से भी एक अल्फा डी और हो भी तो सकता है, इसलिए कहते लड़कों को इग्नोर करते, इसलिए नहीं। दूसरी बात, इसको इन्वेंट किसने किया था, इस डीके को, रेडियो एक्टिविटी को, मैडम क्यूरी ने, और मैडम क्यूरी डॉक्टर थी, इसीलिए। डीके हो रहा है ना, डॉटर ही रिप्रोडक्शन कर सकती है और आगे भी डीके हो सकता है, इससे और बन सकता है। सच में ऐसा होता है, देखो कोई न्यूक्लियाई है एक्स, का मास नंबर है, एटॉमिक नंबर जेड, तो अचानक से इसमें से एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकल के भागता है, 2He4, इसी को तो कहते हैं डीके। डीके में बाहर निकल के पार्टिकल भागता है अंदर से, और जो बच जाता है वो हो गया तुम्हारा डॉटर न्यूक्लियाई, जिसका मास नंबर 4 से कम, एटॉमिक नंबर 2 से कम। ये बनता है रिएक्शन, ये बनता है रिएक्शन, ये बनता है रिएक्शन। तो ये तुम्हारा रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में जो एनर्जी क्यू निकली है उसको कैसे लिख सकते हो, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्यू वैल्यू तो तुमको लिखना आता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्यू वैल्यू तो तुमको लिखना आता है, कैसे लिखते हो, तो क्यू वैल्यू लिखते हैं मास एनर्जी ऑफ एक्स, तो मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू सी स्क्वायर।
बताओ कितने लोगों को ये समझ आया, फटाफट बता दो प्लीज। अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, मास डिफेक्ट नहीं है ये टोटल मास एनर्जी, इसका मास एनर्जी लेफ्ट हैंड साइड में बराबर मास एनर्जी। तो ये हो गया इसका मास इंटू सी स्क्वायर बराबर इसका मास इंटू सी स्क्वायर प्लस इसका मास इंटू सी स्क्वायर प्लस क्यू। तो क्यू वैल्यू क्या होता है? मास ऑफ रिएक्टेंट एक्स न्यूक्लियाई का मास ऑफ प्रोडक्ट वाई और अल्फा पार्टिकल का मास घटा दो इंटू सी स्क्वायर। या यही क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन होगा। इसी क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन को दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं, क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2He4 बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2He4 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स। बोलो क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो तो क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? जल्दी बताओ बेटा, क्या ऐसा लिख सकते हैं भाई मेरे? बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में ऐसा लिख सकते हैं? अल्फा डी के बिल्कुल सिलेबस में है बेटा, नंबर ऑफ अल्फा डी के, और ये सब चीज पूछ सकता है। बताओ समझ में आया? अच्छा, तो इतनी एनर्जी निकली, वो गई कहाँ? अब सवाल है कि ये जो एनर्जी निकली, एनर्जी रिलीज्ड इन अल्फा डी के, ये एनर्जी रिलीज्ड इन अल्फा डी के, एनर्जी रिलीज्ड इन अल्फा डी के, वो गई कहाँ? वो गई कहाँ? कहाँ गई एनर्जी? कहाँ गई एनर्जी जो निकली? कहाँ गई वो एनर्जी? गई कहाँ? कहाँ गई एनर्जी? ढूंढ के लाओ, इतनी एनर्जी जो निकली हो कहाँ गई? बताओ। कहाँ गई? सबसे पहले बेटा ये जो एनर्जी क्यू निकली है, वो एनर्जी जो निकली है वो हीट में चली गई होगी, या वहां से लाइट निकला होगा, हीट में टेम्परेचर बढ़ाया होगा। या ऐसा हो सकता है कि जो एनर्जी निकला, जो भी एनर्जी निकला, जैसे मान लो कि एक बम है, एक बम है, बम है, और अचानक से दो हिस्से में फटा, तो फटने से एक मान लो आगे भागा v1 स्पीड से, दूसरा भागा v2 स्पीड से, तो इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी कुछ डेवलप हुआ। हाँ, कहाँ से आया? इस बम के फटने में जो एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी इन दोनों ने शेयर किया। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता, ऐसा नहीं बोलते सकते कि पहले काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो बाद में काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगा। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता। तो गई कहाँ? तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, ये दोनों ही पार्टिकल, डॉटर न्यूक्लियाई एंड अल्फा पार्टिकल, अपने काइनेटिक एनर्जी में शेयर कर लिया होगा। ऐसा भी तो हो सकता है। दिस कैन बी पॉसिबल कि जो एनर्जी रिलीज हुई है, जो एनर्जी रिलीज हुई है, वो डॉटर न्यूक्लियाई और अल्फा पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी में चला गया होगा, डॉटर न्यूक्लियाई अल्फा अल्फा पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी में चला गया होगा। ऐसा भी तो हो सकता है। सोचो, सोचो, ऐसा हो सकता है। दूसरा, यहां भी मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा। हाँ बिल्कुल होगा। अच्छा एक बात बताऊं, अगर समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आग लगा देना। अल्फा डी के मतलब बम का फटने वाला केस, अल्फा डी के मतलब बम के फटने वाला केस, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अल्फा डी के मतलब बम के फटने वाला केस, अल्फा डी के मतलब बम के फटने वाला केस, अल्फा डी के मतलब बम के फटने वाला केस, अल्फा डी के मतलब बम के फटने वाला केस। चलो, तो इसका लीनियर मोमेंटम बताओ। ये तो पार्टिकल रेस्ट में था, रेस्ट में था, तो इसकी मोमेंटम हो जाएगी जीरो, क्योंकि तो रेस्ट में था। अच्छा, यहां पे ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है, उसकी मोमेंटम हो जाएगी पी डी, प्लस अल्फा पार्टिकल की कुछ मोमेंटम होगी पी अल्फा। बस हो गया। आप बेटा यही कहोगे ना कि एक पार्टिकल ये था रेस्ट में, यहां से दो हिस्से में बटा, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम लेके जाएगा। केडी का क्या मतलब है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा बराबर टोटल रिलीज्ड काइनेटिक एनर्जी, रिलीज्ड काइनेटिक एनर्जी। तो पी डी प्लस पी अल्फा इज इक्वल टू जीरो। सर समझ में आ गया? तो यहां से आप लिख सकते हो पी डी बराबर माइनस ऑफ पी अल्फा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई का मैग्नीट्यूड बराबर मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल का मैग्नीट्यूड। ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई
daughter nuclei, momentum of daughter nuclei is PD, and momentum of alpha particle is P alpha. Momentum of alpha particle is P alpha. Momentum of alpha particle is P alpha. Momentum of daughter nuclei is PD. Momentum of daughter nuclei is PD. Clear? Clear? क्लियर? ठीक है। अब एक बात और, तुम्हें मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर या पी स्क्वायर बाई 2m। अब मुझे यहां बताओ, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, momentum of conservation of momentum of alpha and daughter nuclei is same, daughter nuclei is same, nuclei is same, दोनों का मोमेंटम क्या है? सेम। अगर दोनों का मोमेंटम सेम है तो क्या कह सकता हूं? काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। हाँ, तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर बटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा बराबर मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। अल्फा की मास कितनी हो सकती है? तो अल्फा का मास नंबर होता है 4, मतलब 4 न्यूक्लियन है। एक न्यूक्लियन का मास होता है एमपी, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तो ये हो जाएगा अल्फा पार्टिकल का मास ऊपर आएगा 4 ऑफ मास ऑफ अल्फा। डॉटर न्यूक्लियाई का क्या आएगा? तो इसका मास नंबर ए था अगर पेरेंट का, तो डॉटर का होगा A-4। तो टोटल मास नंबर है A-4, मतलब टोटल न्यूक्लियन से A-4 इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये कट जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन 4 बटा A-4 आएगा क्या ये? हाँ। यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 था काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा बराबर Q। यहां से काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर को क्या लिख सकता है? ये सब टर्म यहां ले जाओ। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर तो यहां पे था एज इट इज रहेगा, प्लस, अच्छा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा को क्या लिख सकते हैं? अल्फा को इधर लाओगे तो ये सारा टर्म उधर चला जाएगा, क्या जाएगा? A-4 बटा 4, भाई मेरे ये चला जाएगा उधर। तो A-4 के ई डी, A-4 के ई डी बटा 4 इंटू के एल इंटू के ई डी, सॉरी के ई डी बराबर Q। यहां से के ई डी कॉमन निकाल लो, तो के ई डी कॉमन निकालोगे तो आएगा 1 प्लस A-4 बाई ए इज इक्वल टू Q। एलसीएम ले लो, तो के ई डी जो आ रहा है, एलसीएम ले लोगे तो A और यहां A चला जाएगा, A प्लस A-4, कुछ गड़बड़ हो गया, A-4 बटा 4 आएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुआ है, के डी 2 बार क्यों लिखा? के डी तो एक ही बार लिखेंगे, ऐसे 4 लोग हैं। हाँ तो 4 है ना ये, मतलब देख रहे हो, पकड़ लिया मैंने बात को। देखो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है बेटा, ये 4 है। तो जब 4 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस ए माइनस 4 बराबर Q। तो -4 से +4 कटेगा, 4 ऊपर ए नीचे, तो के ई डी बराबर 4Q बाई ए। यह है काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। यहाँ पे टोटल रिलीज एनर्जी Q4 बाई ए आंसर आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर ये आया है, हाँ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा क्या आएगा, गेस करके बताओ। तो देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर में जो मास है, देखो अल्फा का है, देखो 4 मास, देखो डॉटर में मास किसका है? अल्फा का। 4Q बाई ए, ये आएगा A-4Q बाई ए, A-4Q बाई ए, ये आएगा। तो आपको कैसे ये डायरेक्टली गेस कर रहे हो? तो काम करो ना, फटाफट के ई अल्फा और के डी को डिवाइड कर दो। के ई अल्फा और के डी को डिवाइड करोगे, जब इनका रेशियो देखो तो ऊपर अल्फा बटा नीचे डॉटर, तो मास डॉटर का आएगा ऊपर, अल्फा का आएगा नीचे, देखो डिवाइड करके आ जाएगा। देखो डिवाइड करके तुम्हारा ये रेशियो मैच करेगा। अच्छा दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे तो A-4Q बाई ए, 4Q बाई ए, Q बाई ए को कॉमन निकालो, A-4 प्लस 4 से 4 कटेगा कि ए बचेगा, ए से ए कटेगा, टोटल Q बचेगा। एक बात बताओ, ये जो के ई अल्फा है और ये जो के ई डॉटर, इन दोनों को जोड़ दो, और जोड़ने के बाद Q आना चाहिए, देखो Q आएगा। लेकिन सर हम कैसे याद रखेंगे? बेटा सबसे पहले एक बात दिल बना के बता दो, जितने भी अभी अभी मैंने डेरिवेशन किया है, ये सारा डेरिवेशन तुम्हारा गन बुलेट सिस्टम में मैंने कराया हुआ है? सेम डेरिवेशन क्या कराया हुआ है क्या? बताओ।
बताओ सेम डेरिवेशन मैंने कराया हुआ है क्या? हाँ या ना में बताइए प्लीज, हाँ या ना में बताइए। यहाँ पे क्या हुआ है, मैं तुम्हें पूरा एकदम बेसिक से एक एक लाइन लिख के दिखा रहा था। अब देख मैं सीधा सीधा फंडामेंटल चीजें बताता हूँ। सबसे पहली बात, मोमेंटम वेक्टर जो होगा डॉटर का अपोजिट और इक्वल होगा अल्फा पार्टिकल का। मैं मैग्नीट्यूड डॉटर न्यूक्लियाई के मोमेंटम बराबर अल्फा पार्टिकल के मोमेंटम के बराबर रख सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है अल्फा बटा डॉटर का, वो इनवर्स रेशियो ऑफ मास में आएगा। तो डॉटर का मास ऊपर चला जाएगा, A-4 अल्फा का मास नीचे आ जाएगा। जब मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा डॉटर को, तो देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी डॉटर का प्लस काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का, वो क्यू वैल्यू एनर्जी रिलीज के बराबर होगा। अच्छा, अगर मैं डायरेक्टली डॉटर न्यूक्लियाई का काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं तो सुनो, टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, क्यू, कितने मास नंबर में से, ए मास नंबर में से, तो पर मास नंबर कितनी हुई, क्यू बाई ए एनर्जी रिलीज हुई। और डॉटर न्यूक्लियाई के सामने मास अल्फा का जाएगा तो 4 आंसर आ गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा लिख रहा हूं, तो टोटल कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, क्यू, कितने मास नंबर का, ए मास नंबर का, अल्फा है तो डॉटर न्यूक्लियाई का मास होगा A-4। आग लगा दे अगर ये वाली फील आ गई होगी तो, आग लगा दे ये वाली फील आ गई होगी तो। चल मैं क्या कह रहा हूं फिर से देखना, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे अल्फा डीके में क्या हो रहा है कि एक न्यूक्लियाई है एक्स, जिसका मास नंबर है, पेरेंट का मास नंबर ए और पेरेंट का एटॉमिक नंबर है जेड। यहां से जब अल्फा पर डीके होता है, यहां से जब अल्फा डीके होता है तो एक न्यूक्लियाई बनता है वाई, जिसका मास नंबर होता है A-4 और एटॉमिक नंबर होता है A-2 इंटू क्यू। अब मैं अगर तुम्हें कहूं कि काइनेटिक एनर्जी में अल्फा लिख रहा हूं, तो टोटल ए मास नंबर से कितना एनर्जी रिलीज हुआ, क्यू, टोटल ए मास नंबर से क्यू, टोटल ए मास नंबर से क्यू, टोटल ए मास नंबर से क्यू। तो क्यू हुआ है टोटल ए मास नंबर में, मतलब क्यू बाई ए, और अल्फा में डॉटर का मास, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर में क्यू बाई ए 8 to 4। बोल मुन्ना बोल। अच्छा, यहां पे बता काइनेटिक एनर्जी किसके पास ज्यादा गई, प्रिंटिंग मिस्टेक कहां है, अल्फा का 4 नीचे आएगा, ये ए नहीं 4 आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो 4 आएगा। 4 होता है ना, 4 प्रोटॉन होते हैं, तो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। चलो ये बताओ, तो क्यू बाई ए टोटल एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है, क्यू बाई ए, क्यू बाई ए इंटू A-4। टोटल क्यू एनर्जी रिलीज हुई है ए मास नंबर में, तो पस पर मास नंबर इतना आया, और अल्फा में डॉटर का मास, और डॉटर में क्यू बाई ए, और डॉटर है तो डॉटर में अल्फा का मास। बोलो बोलो मजा आया कि नहीं, बोलो मजा आया कि नहीं, और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, बोलो मजा आया कि नहीं, मजाक लो। अच्छा, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा देख रहे होंगे आप, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आप जो कंपेयर करेंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास करेंगे। बोलो क्यों, बोलो क्यों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास करेंगे, बोलो क्यों, क्योंकि सर मोमेंटम दोनों का सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा का कई गुना ज्यादा होगा डॉटर से। मोमेंटम, मोमेंटम दोनों का सेम होगा, मोमेंटम दोनों का सेम होगा, मोमेंटम दोनों का सेम होगा, जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। अब ये सवाल है, शायद तुमको अगर ना दिखे तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ भैया, ले अब मुझे लगता है तुम्हें दिख जाएगा। अब ये सवाल सॉल्व करो अच्छे से, खुद से, ध्यान से, और मैं क्रिएट कर रहा हूँ पोल, तब तक मैं कोटा स्टूडियो घूम के आता हूँ। ई सेम बिल्कुल, और काइनेटिक एनर्जी डॉटर का ज्यादा होगा भाई। बताइए भाई। चलिए बताइए, द न्यूक्लियाई ऑफ एलिमेंट एक्स of mass number 220 undergoes alpha decay. If Q value of the reaction is 5.5 MeV, then kinetic energy of alpha, अरे यार काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा जो होगा Q वैल्यू बटा मास नंबर, और अल्फा में
डॉटर न्यूक्लियाई का मास A-4 ये होगा। तो Q है तुम्हारा कितना 5.5 MeV, है ना, यूनिट याद रखना, MeV दिया हुआ है, बटा मास नंबर हो गया 220 इंटू ए में से 4 जाएगा, मतलब 220 से 4 जाएगा तो 216। तो ये 5.5 से जस्ट छोटा वाला, तो 5.4 हो जाएगा क्या? हाँ, क्योंकि 2.7 आधा तो होगा नहीं, मेरे हिसाब से फर्स्ट ही आएगा। अच्छा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई मेरे, 216 बटा 220, क्या ये 0.9 के आसपास आएगा? हाँ, 0.9 को 5.5 MeV से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जस्ट 5.5 से छोटा ये 5.4 आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो ए लग रहा है, कोई डी कह रहा था। अच्छा, एग्जैक्ट फ्रैक्शन में सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, नहीं पड़ती है, सिर्फ 51% लोगों ने सही किया, 13 और 14% लोगों ने तुक्का लगाया। तो वो पोल का टाइम डिले हो गया होगा। चलिए ये करिए, एक और सवाल आपके सामने आया है, रखता भरकता, बढ़िया सवाल है, पूरा कर देता हूँ, देख लो अच्छे से, समझ लो, समझ लो अच्छे से समझ लो। इन एन अल्फा डीके काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 48 MeV। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा दिया हुआ है 48 MeV एंड क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज 50 MeV। क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन भी दे दिया है 50 MeV। ओके, द मास नंबर ऑफ द मदर न्यूक्लियाई इज, मदर मतलब समझते हो, डॉटर नहीं पेरेंट, है ना, डॉटर नहीं पेरेंट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा की मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा होता है Q बटा A इंटू अल्फा में डॉटर का मास नंबर A-4, ये ऐसा आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा हो गया 48 बराबर 50 A और A-4। अब सॉल्व करो रे, 12 ये 36, 10 कितने से कैंसिल करोगे, इधर 25 और 24, ये 25 और ये 24, इधर चला जाओ, तो 24A बराबर 25A माइनस 100, माइनस 100 को इधर लाओ, 100 बराबर 25 में से 24 से जाएगा तो A आएगा, A बराबर 100। इतना गणित कर लेते हो आप भाई, इतनी काम चल जाती है तुम्हारी, चलते चलते चल जाती है कि नहीं चल जाती बताओ, इतनी कलम चल जाती है कि नहीं ये बता, इतनी कलम चला लेते हो? चलो एक और कराता हूँ, चलो ये करो। अरे ये तो वही सवाल है, कुछ फर्जी टाइप, अरे उसी सवाल को घुमा के लिख दिया, उसी सवाल को घुमा के लिख दिया। इन अल्फा डी के काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज 48 MeV and q value of the reaction is 50 MeV, the mass number of the mother nuclei is x, find the value of x by 25 है यार, 4 आएगा। चल ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई, जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे आपको समझाई, ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे समझाई उसमें से न्यूमेरिकल किस फॉर्मूले पे बनेगा, न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पे बनेगा कि अल्फा पार्टिकल की जो मोमेंटम होती है उतना ही डॉटर न्यूक्लियाई का मोमेंटम होता है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसको p² by 2m से कंपेयर करना, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा जो शेयर होता है वो होता है Q बटा मास नंबर, Q बटा मास नंबर, A आएगा ना, Q बाई ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा क्या होगा, Q बाई ए, और अल्फा है तो डॉटर न्यूक्लियाई का मास A-4, सही है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर क्या होता है, Q बाई ए इंटू 4, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर ये हो जाता है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा बराबर टोटल Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। पानी थोड़ा सा बस यार, Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? तो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है ना। है विश्वास, तो पीडब्ल्यू का फूफा है ना, तो विश्वास दिवस पे नहीं जाएगा। चलिए अब देखिए, रेडियो एक्टिविटी थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। रेडियो एक्टिविटी थोड़ा जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, और ये केमिस्ट्री के काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते क्या, उसमें आपने पढ़ा हुआ है ना, नॉट इन दिस ईयर सिलेबस, नॉट इन दिस ईयर, लेकिन थोड़ा फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा फटाफट बता देता हूँ। रेडियो एक्टिविटी की एक जोरदार डेफिनेशन मैंने बनाई। रेडियो एक्टिविटी थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा ही होगा पहले या कभी भी, रेडियो एक्टिविटी, है ना ठीक है, पीडब्ल्यू का फूफा जी,
हम्म। देख इधर, हमें बुलाया नहीं, हम नहीं आएंगे। तुमको ऐसे बुलाता ही कौन है? कल ही तो सुनाया था, भूल गया क्या? क्या सुनाया था? आपकी एनर्जी बहुत कम लग रही है। सब दिन होत ना एक समाना, प्रभु जी सब दिन होत ना एक समाना। क्या गिफ्ट मिलेगा? बैगन मिलेगा। तुमको क्यों नहीं बुलाया? जाके एकदम धरने पे बैठ जाना आज। जैसे सुन, जैसे ही होगी क्या, विश्वास दिवस लाइव आएगी, आना थोड़ी देर के लिए और आके रूस जाना, नाराज हो जाना, हमको नहीं बुलाया, कोई खाने पीने की सही व्यवस्था नहीं कराई है, रुकने की अच्छी व्यवस्था नहीं कराई है, हमारा होटल नहीं कराया है। फैल जाना एकदम, ये हमको इनविटेशन नहीं दिया है, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी नहीं कराई है, हमको रुकने के लिए होटल नहीं दिया है। फैल जाना एकदम फूफा जी। हमको भी नहीं बुलाया था। हम तो आ गए, खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं कराई। चल, लाका लाका बूम बूम वाला फ्लाइट मिलेगा तो कह रहा फ्लाइट की टिकट चाहिए। ये देख, शाम को 7 बजे है, मेन चैनल पे। ठीक है ना? मार फूफा, देख इधर, रेडियो एक्टिविटी, तू है फूफा, पीडब्ल्यू का फूफा, बात बात पे नाराज हो जाता है। चल इधर देख, रेडियो एक्टिविटी, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स becomes less and less, but always some left. Number of nucleons become less and less, but always some left. इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ये रेडियो एक्टिविटी का बेटा डेफिनेशन है कि इन रेडियो एक्टिविटी इज द फेनोमेना, radioactivity is the phenomena in which number of nucleons become less and less, number of nucleons become less and less, but always some left. इसको थोड़ा दिल से महसूस करो, इसको थोड़ा दिल से महसूस करो कि इसमें क्या होता है, डीके होता है तो न्यूक्लियॉन्स बाहर निकलेंगे, अल्फा डीके हो या बीटा डीके हो, इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स खत्म होते हैं ना, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन खत्म होते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बिकम लेस एंड लेस, बट ऑलवेज सम लेफ्ट। ऑलवेज सम लेफ्ट क्यों? क्योंकि वो खत्म और खत्म होता जाता है, लेकिन कभी खत्म नहीं होता। ये मैंने सोच के खुद डेफिनेशन लिखी है, ये मैंने बनाई है डेफिनेशन। Reductivity is the process in which number of nucleons becomes less and less and less, but always some left. देख रहे हो, फिजिक्स का फिजिक्स ऊपर से भारी, उसमें अंग्रेजी। इस ऐसा इसलिए होता है कि जैसे यहां पे हम डिफाइन करते हैं एक हाफ लाइफ, हाफ लाइफ होता है बेटा ln2/λ, लेमडा होता है डीके कांस्टेंट। कि वो समय होता है जिसके बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आधे हो जाते हैं, और उतने ही समय के बाद बचे हुए का भी आधा हो जाता है। तो चाहे जितना परसेंट या जितनी न्यूक्लियाई हो यहां पे, जैसे मान लो कि नंबर ऑफ न्यूक्लियंस एक्स है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस एक्स है एट टी इज इक्वल टू 0 पे, एग्जैक्टली एक हाफ लाइफ के बाद, ध्यान से सुनिएगा, एग्जैक्टली हाफ लाइफ के बाद ये नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आधे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। एग्जैक्टली 2 × 2 हाफ लाइफ, मतलब 2 हाफ लाइफ के समय के बराबर नंबर ऑफ न्यूक्लियन x/4 हो जाएगा। इसी तरीके से न्यूक्लियंस क्या होंगे? खत्म होते जाएंगे। क्या होंगे? आधे होते जाएंगे, मतलब खत्म तो हो ही रहे हैं। 3 हाफ लाइफ के बाद इतना हो जाएगा, आधे और आधे होते जाएंगे। अब इसका आधा करते जाओगे हमेशा तो कभी खत्म तो नहीं होगा। जैसे मान लो
कि तुम मेरे से दूर हो, मैं बोलूं कि हर 1 घंटे में मैं तुम्हारे और मेरे बीच में जितनी डिस्टेंस हो उसका आधा ट्रेवल करूंगा, तो हम और तुम कब मिलेंगे? कभी नहीं। बता, नहीं समझे? मान ले कि तू यहां है और मैं तुम्हें हॉकी स्टिक लेके मारने आ रहा हूं, और कंडीशन ये है कि मेरे और तुम्हारे बीच में जितनी भी डिस्टेंस है उसका आधा ट्रेवल करूंगा 1 घंटे में। तो पहले 1 घंटे में मैं यहां आ गया, अगले 1 घंटे में इसका आधा, अगले घंटे में इसका आधा, अगले 1 घंटे में इसका आधा, तो मैं तुम्हारे पास कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस बचे जाएगा ना। सोचो, कभी तो मिल ही जाएंगे। अच्छा एक बात बता, अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मान ले एक्स है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, सर नंबर ऑफ न्यूक्लियन या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एक ही बात है, क्योंकि मान ले एक न्यूक्लियाई तो किसी का होता नहीं है ना, लाखों न्यूक्लियाई होते हैं, और लाखों न्यूक्लियाई के अंदर करोड़ों न्यूक्लियॉन्स होते हैं जिसका डीके होता है। ठीक है, तो मान लो कि टी इज इक्वल टू 0 पे एक्स है, एक हाफ लाइफ के बराबर आधा होगा, एक और हाफ लाइफ के बाद इसका आधा होगा, एक और हाफ लाइफ के बाद इसका आधा होगा। यहां पे आफ्टर एन हाफ लाइफ, आफ्टर एन हाफ लाइफ, यहां पे लिखते हैं आफ्टर एन हाफ लाइफ, आफ्टर एन हाफ लाइफ रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो होगा वो इनिशियल बटा 2 का पावर एन होगा। बोलो हाँ कि ना? वही तो बात हो गई, एक हाफ लाइफ रखोगे तो एन की वैल्यू एक, देखो एन नॉट बाई टू, इनिशियल नंबर अगर एन नॉट माना है तो। मैंने यहाँ पे भी अगर तुम एक से कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे इनिशियल नंबर को मैं एन नॉट के टर्म्स में लिखता हूँ। मान लो यहाँ पे इनिशियल नंबर एन नॉट है टी जीरो पे, तो एक हाफ के लाइफ क्या बाद क्या होगा? एन नॉट बाई टू, दो हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाई फोर, तीन हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाई एट, चार हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाई 16। क्या ऐसा ही चलता है मैथमेटिक्स? खत्म करके दिखा इसको, जीरो करके दिखा, जीरो करके दिखा। क्यों वैल्यू ऑफ द बीटा एंड गामा नहीं पढ़ना है क्या? नहीं बेटा नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना है, बहुत ईमानदारी से पढ़ा दूंगा बेटा, चिंता मत करो, नहीं पढ़ना है। ठीक है, चल इधर देख, चल इधर देख। किसी भी टी टाइम पे, जैसे जो डीके होता है, डीके रेट, डी एन बाई डी टी, डी एन बाई डी टी, डी के रेट इज प्रोपोर्शनल टू रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। जैसे मान लो 100 है तो जल्दी जल्दी खत्म होगा, 80 है तो थोड़ा खत्म होने का रेट कम हो जाएगा, 70 है तो और कम हो जाएगा, 50 है तो कम हो जाएगा। मतलब डीके का जो रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के प्रोपोर्शनल होता है। रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, खत्म हो रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं। तो डी एन बाई डी टी विथ माइनस साइन इज इक्वल टू लेमडा एन, जहां पे लेमडा बेटा डीके कांस्टेंट होता है। लेमडा इज नथिंग बट डीके कांस्टेंट, लेमडा इज नथिंग बट डीके कांस्टेंट। लेमडा क्या है बेटा? डीके कांस्टेंट। इसको सॉल्व करते हैं तो किसी भी टी टाइम पे जो न्यूक्लियॉन्स आता है इनिशियल न्यूक्लियॉन्स एन नॉट इंटू ई का पावर माइनस लेमडा टी, ये फॉर्मूला है जो टी टाइम के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताता है। क्या बताता है? टी टाइम के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे अगर आप एन टी वर्सेस टी का, तो ऐसा ग्राफ बनेगा एक्सपोनेंशियल डीके का। कैसा ग्राफ बनेगा? एक्सपोनेंशियल डीके का। तो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, चलो एक टेबल बनाते हैं, और इस टेबल से ज्यादा तुमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक टेबल बनाते हैं, चलो एक टेबल बनाते हैं, थोड़ा देख लो ना, कैलकुलेशन का ही टेबल बनाते हैं। मान लो एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप सवाल है, टॉपिक मत समझ, कॉम्प्रिहेंशन टाइप सवाल समझ, है ना। देखो ये है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। जैसे मैं बात करूं t इज इक्वल टू 0 पे एक सिचुएशन कैसा और क्या हो रहा है, उसके बाद t इज इक्वल टू एक हाफ लाइफ के बाद सिचुएशन क्या हो रहा है। एक हाफ लाइफ मतलब एक हाफ लाइफ खत्म हुआ है। दूसरा टाइम 2 हाफ लाइफ हो रहा है, क्या हो रहा है? 2 हाफ लाइफ हो रहा है, मतलब 2 हाफ लाइफ के बराबर टाइम हो गया। फिर आपका टाइम 3 हाफ लाइफ के बराबर, 3 हाफ लाइफ के बराबर हो रहा है। फिर आपका टाइम t बराबर 4 इंटू टी हाफ के बराबर हो रहा है। यहां पे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये क्या है? रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यह डिकेड जो खत्म हो गया, डिकेड, डिकेड, डिकेड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, डिकेड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स।
रिमेनिंग को हम एन टी से रिप्रेजेंट करेंगे, टी टाइम पे बचा हुआ। डिकेड मतलब इनिशियली एन नॉट था और खत्म हो गया तो एन टी हो गया। और ये है रिमेनिंग बाई डिकेड, तो रिमेनिंग रिमेनिंग बाई इनिशियल, रिमेनिंग बाई इनिशियल मतलब रिमेनिंग है एन टी, इनिशियल हो गया एन नॉट। और ये है बेटा डिकेड, डिकेड बाई इनिशियल, बाई इनिशियल। और ये है डिकेड बाई इनिशियल, रिमेनिंग बाई डिकेड, रिमेनिंग बाई डिकेड, रिमेनिंग बाई डिकेड। ठीक है ना, ठीक है ना। डिकेड में जो खत्म हो गया है ना, निकल गया, इमीट हो गया। क्या हो गया? इमीट हो गया। जैसे मान लो एक्स था, एन था, चलो एन नॉट था, और हाफ लाइफ बाद एन नॉट बचा, तो आधा खत्म हो गया ना, एन नॉट बाई टू खत्म हो गया। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, चलिए अब देखना ध्यान से। टी इज इक्वल टू जीरो पे अगर हम बात करें तो रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे? एन नॉट मान लो कि एन नॉट न्यूक्लियॉन है, तो स्टार्टिंग टी इज इक्वल टू जीरो पे कितना खत्म हुआ है? अभी खत्म कहां हुआ है? ये डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बेटा, सुनना अच्छे से, अब अगर मैं बात करूं एक हाफ लाइफ के बाद, तो एक हाफ लाइफ वो टाइम होता है जब आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आधा बचता है, मतलब ये हो जाएगा एन नॉट बाई टू। हाँ, तो एन नॉट बचा, एन नॉट तो गया कहां? ये खत्म हो गया, देखो एन नॉट बाई टू। तो अगर मैं पूछूं रिमेनिंग बाई इनिशियल का रेशियो क्या है, तो रिमेनिंग तो एन नॉट बाई टू है, इनिशियल एन नॉट था, तो ये हो जाएगा आपका एन नॉट डिवाइडेड बाई एन नॉट बाई टू, तो 2:1 आ जाएगा क्या? हाँ सर। डिकेड बाई इनिशियल, ये भी 2:1 हो जाएगा, डिकेड बाई इनिशियल, रिमेनिंग बाई डिकेड 1:1 हो जाएगा। क्या सही है? ये सही लिखा है भाई? बिल्कुल नोट करना है, इसको अच्छे से नोट करना है, नोट करना ही नहीं, बहुत अच्छे से नोट करना है। दो हाफ लाइफ के बाद क्या होगा सर? इसका और आधा हो जाएगा, मतलब ये एन नॉट बाई फोर होगा। बहुत सही पहचाने। तो ये क्या हो जाएगा सर? एक मिनट देखो, इनिशियल एन नॉट है और अभी एन नॉट बाई फोर बचा है, तो एन नॉट माइनस एन नॉट बाई फोर, 3 एन नॉट बाई 4 खत्म हो गया है, ये तो डिकेड होगा। अब हमें रेशियो निकाला रिमेनिंग बाई इनिशियल, ये रिमेनिंग एन नॉट बाई फोर और इनिशियल एन नॉट था, तो रिमेनिंग कितना है? ये गलत कर दिया मैंने, ये गलत कर दिया मैंने, सॉरी। कोई बात नहीं, गलत कर दिया, इसको सही कर लेते, गलत कर दिया मैंने। क्या गलत कर दिया बोलो? सर गलत ये कर दिया, आप बोल रहे हो रिमेनिंग, तो रिमेनिंग हो गया एन नॉट बाई टू, देखो ये रिमेनिंग एन नॉट बाई टू बटा इनिशियल डिवाइडेड इनिशियल एन नॉट होगा, तो एन नॉट से एन नॉट कैंसिल करोगे तो 1:2 आपका जवाब आएगा। ये भी 1:2 होगा और ये 1:1 होगा, देख लो एक बार। अब सही है क्या? अब सही है क्या? अब चलो, रिमेनिंग कितना है? 3 एन नॉट बाई 4 और इनिशियल कितना? एन नॉट, कट जाएगा तो क्या बचेगा? 3:4, 3:4 तो इसमें आएगा ना, डिकेड है, डिकेड, डिकेड और इनिशियल का रेशियो। ये क्या है? रिमेनिंग और इनिशियल। रिमेनिंग कितना है? ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग एन नॉट बाई फोर और इनिशियल एन नॉट, एन नॉट बाई फोर और एन नॉट, तो ये आ जाएगा 1:4, ये 3:4। ये रेशियो बोलो, रिमेनिंग इंटू डिकेड, तो रिमेनिंग ये रहा, डिकेड ये रहा, इसका रेशियो निकालो, एन नॉट बाई फोर, 3 एन नॉट बाई 4 कट के 1:3 आ जाएगा क्या? देख ले भाई, आराम से कर ले, आराम से कर ले। रॉन्ग है ना? ठीक है, रॉन्ग है, बिल्कुल सही है। अब ठीक है क्या? अब ठीक है क्या? देख ले, अगर तूने ठीक समझा तो इसको फिल कर अपने आप से, चल इसको फिल कर अपने आप से, मैं वॉशरूम से आता हूँ, इसको फिल कर। अब मैंने ठीक कर दिया है, इसको फिल कर।
चलिए भाई साहब, ठीक था? अब ठीक है? मेरे इजी में गलत है, हो सकता है यार प्रिंटिंग मिस्टेक ऊपर नीचे हो गया होगा, कोई बात नहीं। अब ठीक है, जो मैंने कहा है देख, सुन सुन ले बेटा, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, ये रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब होता है जो बचा हुआ है, जो अभी बच गया है वो रिमेनिंग है, बच गया है वो। ये डिकेड जो खत्म हो गया, तो इनिशियल में से रिमेनिंग घटाओगे, देखो ना, इनिशियल में से रिमेनिंग घटाओगे तो डिकेड आ जाएगा। रिमेनिंग बटा इनिशियल, अभी कितना बचा हुआ, पहले कितना था, कितना खत्म हो चुका है, पहले कितना था, कितना बचा हुआ और कितना खत्म हो गया, उसका रेशियो। ठीक है, तो देखो इनिशियली टी इज इक्वल टू जीरो पे कितना होगा, एन नॉट। ये सबका तो कोई डिफिनेशन ही नहीं कि अभी तो शुरू हुआ है, टी इज इक्वल टू जीरो पे देख रहे हैं। हाफ लाइफ के बाद ये इसका आधा बचेगा, तो पहले कितना था, एन नॉट, बचा कितना, एन नॉट बाई टू, तो इतना खत्म हो गया। रिमेनिंग बटा इनिशियल, तो ये रिमेनिंग है एन नॉट बाई टू और इनिशियल था एन नॉट, कट के ये आ जाएगा 1:2, सही तो है। डिकेड बटा इनिशियल, कितना खत्म हो गया, तो ये खत्म हो गया था एन नॉट बाई टू, बटा इनिशियल एन नॉट से डिवाइड करोगे तो 1:2। रिमेनिंग रिमेनिंग और डिकेड का रेशियो, तो ये रिमेनिंग जितना उतना ही डिकेड है, इसलिए 1:1 का रेशियो। क्लियर है? क्लियर है? चलो, 3 हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, एग्जैक्टली जितना बचा था ना, 2 हाफ के लाइफ, 2 हाफ लाइफ के बाद जितना बचा था उसका आधा कर दो। 2 हाफ लाइफ के बाद जितना बचा था उसका आधा कर दो, तो 2 हाफ लाइफ के बाद जितना बचा था एन नॉट बाई फोर, उसका आधा कर दो, तो ये होगा बेटा एन नॉट बाई एट। इतना बचा हुआ है, पहले कितना था, एन नॉट, बचा हुआ कितना है, एन नॉट बाई एट, तो कितना खत्म हो गया, तो कितना खत्म हो गया, 7 एन नॉट बाई एट। अब ये है, देखो इसको पढ़ लो पहले, रिमेनिंग बटा इनिशियल, रिमेनिंग बोल सर, एन नॉट बाई एट, इनिशियल कितना, एन नॉट, तो 1:8। ये है डिकेड बटा इनिशियल, डिकेड क्या है, 7 एन नॉट बाई एट, और इनिशियल कितना था, एन नॉट से एन नॉट कटेगा, 7:8। अब रिमेनिंग बटा डिकेड का रेशियो, एन नॉट बाई एट से एन नॉट बाई एट कटेगा, तो 1:7। बताओ, 4 हाफ लाइफ के बाद की बात करूंगा, 4 हाफ लाइफ, तो 4 हाफ लाइफ के बाद ये हो जाएगा एन नॉट बटा 16, क्योंकि इसका आधा, तो ये कितना बचेगा सर, एन नॉट में से एन नॉट बाई 16 घटाओगे 15 एन नॉट। अच्छा, ये कैसे निकल रहा है यही बच्चों को नहीं पता। बेटा इतना बचा हुआ है, था कितना सर, था तो एन नॉट, था तो एन नॉट, और बचा हुआ एन नॉट बाई 16, तो एन नॉट माइनस एन नॉट बाई 16 बेटा हो जाएगा 15 एन नॉट बाई 16। रिमेनिंग बटा इनिशियल, रिमेनिंग ये, और इनिशियल से डिवाइड करोगे एन नॉट से, तो 1:16, ये हो जाएगा 15:16, है ना, और ये कितना हो जाएगा सर, 1:15। बताओ, बताओ 5 हाफ लाइफ के बाद, फटाफट बताओ, 5 हाफ लाइफ के बाद, तो 5 हाफ लाइफ के बाद ये हो जाएगा एन नॉट बटा 32, ये हो जाएगा 31 एन नॉट, 31 एन नॉट बटा 32, ये हो जाएगा तुम्हारा 1:32, ये हो जाएगा 31:32, ये हो जाएगा 1:31, क्योंकि एन नॉट बाई 32 और 31 एन नॉट बाई 32 सही बचेगा। अब यही जनरलाइज अगर तुम निकालो एन हाफ लाइफ के बाद, एन हाफ लाइफ हो गया भाई, तो ये हो जाएगा एन नॉट बटा 2 का पावर एन, ये हो जाएगा रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, है ना, जितनी हाफ लाइफ है उसके पावर से डिवाइड कर दो। ये क्या हो जाएगा, एन नॉट माइनस एन नॉट बटा 2 का पावर एन, ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:2 का पावर एन, ये हो जाएगा 2 का पावर एन माइनस 1:2 का पावर एन, ये हो जाएगा 1:2 का पावर एन माइनस 1। ये सब कैसे लिखा है, बुद्धि से रिलेट किया है, सीक्वेंस को समझा है। अब बताओ तुम्हें क्या ये फील आ रहा है, पहले ये निकालने में दिक्कत हुई थी, लेकिन पैटर्न पकड़ लिया हमने। क्या पैटर्न पकड़ लिया, हर हाफ लाइफ के बाद आधा हो जाएगा, तो गिनती गिन लो 2 का, टी इज इक्वल टू 0 पे एन नॉट है, तो एक हाफ लाइफ 2 दूनी 4 दूना 8 16 32 64, तो ठीक है। उसके बाद क्या, एन नॉट में से एन नॉट बाई 2 घटाओगे, तो ये एज इट इज जो भी है वो यहां जाएगा, उसमें से एक घट जाएगा। हाँ देखो 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 देखो, ये 2 था ना, हर दो दो, 2 में से एक घटाओगे तो ऊपर 1, 1/2, 4 है तो 4 में से एक घटाओगे 3, 8 है तो 7/8, 16 है तो 15/16, 32 है तो 31/32। ओ माई साहब, मजा आ गया लो। और 1:8, 1:16, 1:32, बोल मजा आ गया लोगी ना। अब ये मैंने तुम्हें क्यों कराया है, यकीन मानो जितने भी सवाल आज तक जेई मेन और नीट में पूछे गए रेडियो एक्टिविटी से, है ना, आज तक रेडियो एक्टिविटी से जितने भी सवाल पूछे गए हैं,
मेरे डीसी में कुछ भी उल्टा नहीं है, थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे भाई साहब, तो ये है भी तो बायोलॉजी। काला अक्षर भैंस बराबर बायो यो। बायोलॉजी। हम्म। अब नीट में जितने भी सवाल आज तक पूछे गए ना, सब एक एक लाइन में कैसे होते समझियो, सब एक एक लाइन में कैसे होते समझिए, देखना। ठीक है ना। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो आइसोटोप्स, ठीक है आइसोटोप्स हो या फेटोसोप्स हो, रेडियो आइसोटोप्स एक्स विथ हाफ लाइफ इतना, डीके वाई, मतलब एक्स किस में डीके हो रहा है, वाई में, विच आर स्टेबल। A sample of the rock from the cave was found contain x and y in the ratio of 1:7। अब बताओ 1:7 का रेशियो कभी कब बनता है सर, 3 हाफ लाइफ के बाद ही ऐसा कुछ रेशियो बन सकता है। 3 हाफ लाइफ के बाद मतलब 3 × 1.4 × 10⁻19, 14 या 42 4.2, ये आपका आंसर आएगा थर्ड। सवाल क्या है नहीं पता, किसका रेशियो पूछा नहीं पता। मैंने एक बात पकड़ लिया, क्या बात पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया 8 7, जैसे देखो 2 3 4 ये वाला जब बनता है 4 3 2, ये कब बनता है, नहीं नहीं सॉरी, 3 और 4 वाला टर्म कब बनता है, 2 हाफ लाइफ बाद। 7 8 कहीं दिखाई दे तो 3 हाफ लाइफ बाद, 16 15 दिखाई दे तो 4 हाफ लाइफ के बाद। अब इसी पे सारे सवाल पूछे गए हैं, यकीन नहीं होगा, डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट। अगला सवाल देखो, ये सवाल है 2014 का। अगला सवाल देखो, नीट 2013 का, नीट 2013 का, समझना। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटीज इज 20 ईयर, एक्स एंड वाई 1:7। करना जरा, करना जरा, करना मोहनलाल। हेलो, 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 हेलो। 60 ईयर आएगा क्या? ये कौन है कह रहा है कि एमआर सर की एज के बराबर आ गया है, पक। पकड़ो। जूता चप्पल खाएंगे लेकिन विश्वास दिवस वही जे मनाएंगे। जूता चप्पल खाएंगे लेकिन विश्वास दिवस वही जा मंगाएंगे, वही जा मनाएंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये क्या मैं फर्जी सवाल करा रहा हूं कि नीट का पूछा हुआ सवाल है, बोल। सर है तो नीट का पूछा हुआ सवाल, क्या ये बहुत आसानी से हो जा रहा है फर्जी तरीके से? चलिए, चलिए साहब साहब आगे देखिए, ये देखिए भाई साहब 2011 का सवाल, 2011 का सवाल। हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज 50 ईयर, द डीके टू अनदर एलिमेंट वाई, देख रेशियो 1:15। मैंने क्या बोला, 3 4 2 के बाद, 7 8 3 के बाद, और कहीं 15 16। अब मैं नहीं समझ रहा हूं कि कौन किस में क्या हो रहा है, किससे किसका रेशियो पूछा है, किससे किसका रेशियो पूछा है, लेकिन आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा तुम्हारा, वो काम हो जाएगा। 50 साल और वो 1:15, 1:15 कहाँ से बन सकता है 4 हाफ लाइफ के बाद, तो 50 × 4 = 200 आंसर आ गया, बोल बता, बता, सोच के बता भाई साहब, तू खुद ही सोच के बता, तू खुद ही सोच के बता, इधर देख। अच्छा एक बात बता, हाफ लाइफ तूने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी पहले पढ़ा है, ये हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होता है, टाइम आफ्टर विच, टाइम आफ्टर, आफ्टर विच, आफ्टर विच रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स बिकम्स हाफ।
रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियस बिकम्स हाफ, या टाइम आफ्टर विच decade number of nucleons, सही है, decade number of nucleons, nuc nucleons becomes डबल। बता कौन सा सही है, कौन सा सही है? टाइम आफ्टर विच रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बिकम हाफ, टाइम आफ्टर विच रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बिकम्स डबल, सॉरी डिकेड नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बिकम डबल। दोनों सही है, ऊपर वाला सही है, नीचे वाला सही, कि दोनों सही है? हाँ बोलो। जूता चप्पल खाएंगे लेकिन विश्वास दिवस वही जा मनाएंगे, ठीक है? बोलो। जूता चप्पल खाएंगे लेकिन विश्वास दिवस वही जा मनाएंगे, जूता चप्पल खाएंगे लेकिन विश्वास दिवस वही जा मनाएंगे। चलो पोल कर देते हैं, आराम से पढ़ो, डेफिनेशन को फील करो, समझो और बताओ। जूता चप्पल खाएंगे विश्वास दिवस वही जा मनाएंगे, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था तुमको और कुछ तो दिया नहीं जाएगा। दिस इज नॉट इन सिलेबस, दिस व्हाई यू आर टीचिंग। बेटा जेई मेन में ना अर्थ मैग्नेटिज्म सिलेबस में नहीं था, दो सवाल एकदम अर्थ मैग्नेटिज्म से एंगल ऑफ डिप से है, तू भी बोलना पढ़ा दो कि नहीं। दूसरी बात, रोलिंग मोशन सिलेबस में नहीं था, रोलिंग मोशन से सवाल है। हाँ पोटेंशियोमीटर से तो नहीं है। हम्म मतलब पढ़ा दो कि छोड़ दो? अर्थ मैग्नेटिज्म से सवाल है और मैं पढ़ाऊंगा अभी सिलेबस खत्म होने के बाद अर्थ मैग्नेटिज्म। एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है, उससे सवाल पूछा है। जूता चप्पल खाएंगे विश्वास दिवस वही जा मनाएंगे। आज घोषित कर देना कि रामलाल पीडब्ल्यू का फूफा है, हमारे लिए स्पेशल व्यवस्था की, हाँ जूता चप्पल का। चलिए, मुझे लगता है यार दोनों सही है, क्योंकि रिमेनिंग आधा होगा तभी तो डिकेड डबल होता जाएगा। रिमेनिंग आधा होगा तभी तो डिकेड डबल होता जाएगा। रिमेनिंग आधा होगा तभी तो डिकेड डबल होता जाएगा। आज फूफा आएंगे हमारे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, आज फूफा आएंगे हमारे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, फूफा हम दिया जलाएंगे, फूफा को जूता चप्पल मारेंगे, जब फूफा आएंगे उनको जूता चप्पल मारेंगे, नाली में ढकेलेंगे गड्ढा में उड़ेलेंगे, खाने को देंगे बसिया भात बैगन और हमारे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, जब फूफा आएंगे, जब फूफा आएंगे उनको जूता चप्पल खिलाएंगे, हमारे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, हमारे पीडब्ल्यू के भाग खोले जाएंगे, जब फूफा आएंगे उनको जूता चप्पल खिलाएंगे, नाली में ढकेलेंगे कादों में नहाएंगे, हमारे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, जब रामलाल फूफा आएंगे, जब रामलाल फूफा आएंगे, जब रामलाल फूफा आएंगे, जब रामलाल फूफा आएंगे उनको कादों में नहाएंगे, जब रामलाल फूफा आएंगे, जब रामलाल फूफा आएंगे, ये जो जितने हैं ना इसको नाली में ढकेल दूंगा मैं, एक बार खड़ा करके ना सबको नाली में ढकेल दूंगा। इसको नाली में ढकेल दूंगा मैं।
और ये जितने भी है ना, ये सब बैगन बुद्धि है, सब बैगन बुद्धि है, सबको मैं नाली में ढकेल दूंगा। क्यों? क्योंकि ये गलत है, दोनों डेफिनेशन बिल्कुल गलत है, दोनों डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। जब रामलाल फूफा आएंगे उनको जूता चप्पल से मारेंगे, नाली में ढकेलेंगे, कादों से नहाएंगे। चल देखो, सुन ध्यान से, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये डेफिनेशन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सिर्फ यही सही है। हाफ लाइफ वो टाइम होता है जब रिमेनिंग तुम्हारा आधा हो जाता है, लेकिन डिकेड का जो ग्रोथ है वो उस रेशियो से थोड़ी ना होता है। पहले मान लो एन नॉट था, एन नॉट था मतलब टी इज इक्वल टू 0 पे एन नॉट था, तो यहां से डी के होकर कितना बचेगा सर? एन नॉट बाई 2, और ये कितना हो जाएगा? एन नॉट बाई 2। तो क्या डिकेड आधा हो गया? हाँ। क्या रिमेनिंग डबल हुआ है? सॉरी रिमेनिंग तुम्हारा आधा हो गया। हाँ। क्या डिकेड डबल हुआ है? टाइम आफ्टर विच डिकेड नंबर ऑफ न्यूक्लियर बिकम्स डबल। अबे डबल कैसे होगा? अभी देख, अभी देख, ये मान ले टी इज इक्वल टू 0 पे ये है, तो हाफ लाइफ के बाद ये तो आधा हुआ है, डिकेड कितना बचा सर? ये आधा है। उसके बाद ये हो जाएगा एन नॉट बाई 4, तो क्या ये आधा हुआ है? हाँ। अब ये कितना हो जाएगा सर? ये तो 3 एन नॉट बाई 4 हो जाएगा। बता तो इसमें क्या रिलेशन है? तो पता नहीं, कुछ नहीं है। ये बता क्या होगा? एन नॉट बाई 8 होगा। ये क्या होगा बोल? 7 एन नॉट बाई 8 होगा। तो क्या पहले तुम्हारा डिकेड 0 था? हाँ 0 था। 0 से एन नॉट बाई 2 हुआ, एन नॉट बाई से 3 एन नॉट बाई 4 हुआ, फिर 7 एन नॉट बाई 8 हुआ है। क्या डिकेड का कोई डेफिनेशन है हाफ लाइफ के टर्म्स में? क्या डिकेड का कोई डेफिनेशन है हाफ लाइफ के टर्म्स में? नहीं सर, कोई डेफिनेशन नहीं है। तो ये टेबल इसीलिए तो पढ़ाया था तुम्हें। अच्छा टेबल में देख, रिमेनिंग देख, एन नॉट से आधा, एन नॉट बाई 2 से आधा, एन नॉट बाई 4 से आधा, एन नॉट बाई 16 से आधा, एन नॉट बाई 32 से आधा। लेकिन ये डिकेड का कोई पैटर्न नहीं है। हाफ लाइफ इज ओनली डिफाइंड फॉर रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। हमारे पीडब्ल्यू के भाग खुल जाएंगे जब रामलाल फूफा आएंगे, जब रामलाल फूफा आएंगे जूता चप्पल सजाएंगे, जूता चप्पल समा सजाएंगे रामलाल फूफा। मैं नहीं हूं, तू है। फूफा को नाली में ढकेलेंगे, कादों से नहाएंगे। देख यहाँ पे ध्यान से देख, तो ये जो मैंने टेबल कराया था उसमें ये रिमेनिंग है। देख, रिमेनिंग हाफ लाइफ के बाद आधा हो रहा है, रिमेनिंग हाफ लाइफ के बाद आधा हो रहा है, रिमेनिंग हाफ लाइफ के बाद आधा हो रहा है। हाँ सर आधा हो रहा है, रिमेनिंग हाफ लाइफ के बाद आधा हो रहा है। डिकेड, डिकेड सर, डिकेड का कोई पैटर्न नहीं है। क्यों डबल हो रहा है क्या डिकेड? क्या इससे ये डबल हो रहा है क्या? 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 क्या इससे ये डबल हो रहा है क्या? नहीं ना। तो डिकेड का कोई रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें लग रहा होगा सर ये क्या आपने किया? भाई ये पूरा टेबल समझाने में मुझे 5 मिनट लगा, लेकिन 5 मिनट के बाद ये सवाल करने में कितना लगा? ईमानदारी से बता। ये सवाल करने में तुमको कितना लगा? ईमानदारी से बता। ये सवाल करने में तुमको कितना लगा? ईमानदारी से बता। कमेंट कर पहले। अब चल, ये मैंने 2 डेफिनेशन लिखे, पोल कराया, तुमसे गलती कराया, फिर तुम्हें समझाया कि बेटा हाफ लाइफ का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ रिमेनिंग के लिए डिफाइंड होता है, डिकेड के लिए नहीं होता है। तो हाफ लाइफ कभी डिकेड के लिए डिफाइंड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइंड होता है? रिमेनिंग के लिए डिफाइंड होता है। समझाया? हाँ सर ये तो आपने समझाया। अब देख सवाल जो 5-7 लाइन में सॉल्व हो सकते हैं या किए गए हैं, गूगल करके देख लेना। नीट 2016 का सवाल है, उसको 1 लाइन में करके दिखाऊंगा। मजाक नहीं, मजाक नहीं। एक तरह से टाइम पास कर लिया, टाइम पास नहीं, फायर पास, फायर पास किया, फायर पास। अब देख, 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 द the half life of a radioactive substance is 30 minutes. ठीक है, half life 30 minutes. The time in which taken with time, the time taken between 40% डीके to 85% डीके, मतलब अभी 40% डीके हो चुका है, तो बचा हुआ कितना होगा सर? 60%। टू 85% खत्म हो गया, 85% डीके हो गया, तो बचा कितना होगा? 15%। तो अभी रिमेनिंग 60% है,
एक हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग क्या होता है 30%, एक और हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग क्या होता है 50%, मतलब 2 हाफ लाइफ की कहानी है। 30 गुना 60 मतलब 60 मिनट। आंसर डी आंसर। गूगल करके और सॉल्यूशन देख ले, गूगल करके अभी के अभी सॉल्यूशन देख ले, और यहां पे ये सॉल्यूशन देख, आंसर आ गया। बात करता है, औकात नहीं है तेरी, ऊपा कहीं के, बुला दूंगा मार मार के। हाँ, ज्यादा ज्यादा जो रूसता है ना, ज्यादा फूफा बनता है ना, तो कभी उसको कूट कूट के फुला भी दिया जाता है। कर। अब ये सवाल मैंने कैसे किया, सवाल में कंसेप्ट क्या लगाया, सवाल में कंसेप्ट ये लगाया कि हमें डिकेड दिया हुआ था, और डिकेड के लिए कोई पैटर्न, कोई डेफिनेशन, कोई रिलेशन नहीं होता है। हाँ सर नहीं होता है। तो ये डिकेड 40% है, तो रिमेनिंग कितना होगा, 40% डीके हो गया, मतलब 40% खत्म हो गया, तो बचा हुआ कितना है 60। और अभी 85% डीके हुआ, तो बचा हुआ कितना है 15। तो यहां से देख, 60 से कितने देर बाद 30 बचेगा, हाफ लाइफ के बाद। 30 से कितने देर बाद 15 बचेगा, हाफ लाइफ के बाद। तो 2 हाफ लाइफ की बात है। बोल। केमिस्ट्री क्वेश्चन भी इसी से होगा, बिल्कुल होगा। मतलब मजा आया कि नहीं आया। तो भाई सबसे पहले मैं तुम्हें डेफिनेशन समझाया, डेफिनेशन में तुमसे गलती कराया, फिर तुमको फील दिलाया, और देखो इसका नतीजा। देखो, चलिए, जब हम हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई 50 दिन, द टाइम इंटरवल T2 minus T1 between the time interval T2 minus T1 between the time T2 when 2/3 has decayed and time T1 when 1/3 has decayed। तो T2 में तुम्हारा 2/3 डिके हो गया। देख, ये T2 वो टाइम है जब 2/3 डिकेड हो गया है, तो एट T2 रिमेनिंग बता कितना होगा सर 1/3। अरे भाई 2/3 डिकेड है, तो रिमेनिंग बताना, रिमेनिंग T2 पे रिमेनिंग कितना होगा। तो रिमेनिंग हो जाएगा आपका 1/3, और T1 पे 1/3 तुम्हारा डिकेड है, तो रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग क्या होगा T1 पे, रिमेनिंग क्या होगा। तो 1/3 डिकेड है, तो रिमेनिंग होगा 2/3 रिमेनिंग T1 पे। तो T1 पे बचा हुआ है 2/3, और T2 पे बचा 1/3, मतलब 2/3 का आधा ही तो है, 2 से डिवाइड कर दे इसको। जितना T1 पे बचा उसका आधा ही तो है 1/3। हाँ आधा है सर, आधा है, तो एग्जैक्टली हाफ लाइफ की बात है, 50 डे आपका आंसर हो जाएगा। लो, सोचो सोचो समझो, ये क्या बोला है, हाफ लाइफ 50 दिन है, और T2 पे इतना डिकेड है, तो रिमेनिंग 1/3 है। T1 पे डिकेड इतना है, तो रिमेनिंग क्या होगा 2/3, 2/3 का आधा। बात करता है। चल, ये सवाल 2017 का पूछा हुआ है, 17-21 दो बार ये सवाल आया, मैं आपको बता देता हूं। 2017 और 2021 दो बार ये सवाल आया है। क्या है सवाल, पढ़िए। द रेडियो एक्टिव मटेरियल ए हैज डीके कांस्टेंट 8 लेमडा। ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसका डीके कांस्टेंट 8 लेमडा है। एंड मटेरियल बी हैज डीके कांस्टेंट लेमडा, मटेरियल बी का डीके कांस्टेंट लेमडा है। इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, आफ्टर व्हाट टाइम द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मटेरियल बी टू द ए विल बी 1/e। तो देखो, सबसे पहले ए का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई किसी टाइम टी पे एन बराबर एन नॉट ई का पावर माइनस 8 लेमडा इंटू टी, 8 लेमडा इंटू टी। क्लियर है क्या। हाँ सर सही लग रहा है। बी के लिए क्या लिखेंगे, एन बी, मटेरियल बी हैज अ डीके कांस्टेंट लेमडा, तो बी का किस इंस्टेंट पे होगा एन नॉट। दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियली मतलब इनिशियल नंबर दोनों का सेम है, ई का पावर माइनस लेमडा इंटू टी। तो कितने देर बाद, इनिशियली दोनों के नंबर सेम है, तो देखो एन में भी एन नॉट, एन बी में एन नॉट। इसका डीके कांस्टेंट 8 लेमडा था, इसका था लेमडा। ठीक है सर। अब बोला है आफ्टर व्हाट टाइम द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मटेरियल बी टू दैट ए विल बी 1/e। बी का ए के रिस्पेक्ट में, बी टू दैट ए, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी, तो बी ऊपर जाएगा, एन बी बटा एन एन बी एन नॉट ई का पावर माइनस लेमडा टी बटा एन नॉट ई का पावर माइनस 8 लेमडा टी। एन बी बटा एन 1/e बोला, तो 1/e इज इक्वल टू एन नॉट से एन नॉट कट जाएगा, लेमडा को इधर लाओगे 1/e का पावर माइनस 7 लेमडा टी, यही कुछ आएगा। ई का पावर दोनों तरफ कंपेयर कर लो,
तो यहाँ पे मुझे लग रहा है रेशियो में थोड़ी गलती करिए, चलो कोई नहीं, पावर कंपेयर करते हैं। इसका पावर है -7 लेमडा टी और उसका पावर नीचे क्या है 1 1, तो टी बराबर आ जाएगा -1/7 लेमडा, माइनस इग्नोर करो, 1/7 लेमडा इज योर करेक्ट। ऊपर नीचे रेशियो लिखने में थोड़ी दिक्कत है, माइनस को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सवाल में कुछ गलती करी। 2008 का सवाल है, टू रेडियोएक्टिव मटेरियल x1 एंड x2 हैज डीके कांस्टेंट 5 लेमडा एंड लेमडा। If initially they have same number of nuclei, then ratio of number of nuclei of x1 by x2, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे x1 का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बटा बटा x2 का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 1/e हो गया है। तो वहां से आपसे टाइम पूछा है, सेम सवाल है, सेम सवाल है, करिए करिए, सेम सवाल है। पोल क्रिएट कर देता हूं, आराम से देख, कैलकुलेशन कर, नहीं बच सकता है बेटा। अब तुम यहां पे सोच के करोगे कि कलम चलाओगे, बोलो वो हो गया फिर तो। कलम चलाओगे कि सोच के करोगे, तुम ही खुद बताओ। कुमार सर हम सबकी मम्मी है, कहां से मैं तुमको स्त्रीलिंग दिखता हूं रे? तो पीडब्ल्यू का फूफा है, और फूफा को कभी कभी मार के फुला दिया जाता है, याद रखना। जब हमरे फूफा आएंगे हम जूता चप्पल का माला सजाएंगे, जब हमरे फूफा आएंगे पीडब्ल्यू के भाग खुल जाएंगे, जब रामलाल फूफा आएंगे पीडब्ल्यू के भाग खुल जाएंगे, हम फूफा के लिए जूता चप्पल का माला सजाएंगे, उनको नाली में ढकेल देंगे। ऐसी बातें मत करो यार, बेइज्जती करा। चल तुमसे बात करना बेकार है, आंसर बता इसका क्या है। x1 का नंबर ऑफ इनिशियल एन नॉट है और इसका भी एन नॉट है। x1 का डीके कांस्टेंट कितना है 5 लेमडा, तो -5 लेमडा टी, यही तो होता है किसी टी टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। और एन नॉट ई का पावर माइनस लेमडा टी, एन नॉट से एन नॉट कट जाएगा 1/e, तो 1/e बराबर आएगा, मैं इसको नीचे ही ले जाऊंगा, 1/e का पावर -5 लेमडा, नीचे जाएगा तो +5 लेमडा, तो माइनस नहीं +4 लेमडा टी आएगा। पावर कंपेयर कर लो, तो 4 लेमडा टी बराबर 1, तो टी बराबर 1/4 लेमडा। खतरनाक आदमी बउआ, एमआर तो बउआ है, बउआ तुम्हारा छोटा भाई। आई एम नथिंग बट योर स्मॉल ब्रदर, बउआ। हाँ बउआ इज फाइनल, एमआर बउआ, न और कुछ नहीं, बउआ। चलिए देखिए, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस A and B have decay constant 5 lambda and lambda. Respectively, they have the same number of nuclei. The ratio of number of nuclei of A to B will be 1/e का होल स्क्वायर। कर लोगे सेम उसी तरीके से होगा, 1/e का होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट समझिएगा, एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होता है मैं बताता हूं, एक्टिविटी क्या होता है। जब तुम कहते हो ना कि dn/dt घट रहा है, डीके हो रहा है तो नंबर घट रहा है, तो -dn/dt बराबर लेमडा इंटू टी, सॉरी लेमडा इंटू एन, यही कहते हो। अरे भाई, रेट ऑफ डीके dn/dt, रेट ऑफ डीके dn/dt, तो -dn/dt बराबर हम क्या कहते हैं, लेमडा इंटू एन। इसी dn/dt को निगेटिव साइन के साथ हम एक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं बउआ, नहीं, आलतू फालतू मत बोलो, नहीं बहुत बहुत मारूंगा मैं। मैं तुमसे 5-7 साल छोटा हूं, बउआ कह सकते हो बस तुम, ठीक है। चलो, तो -dn/dt बराबर लेमडा एन, -dn/dt बराबर लेमडा एन, तो -dn/dt को हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी। ए बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू। अगर किसी टी टाइम की एक्टिविटी देख रहे हैं, तो किसी टी टाइम का नंबर और किसी टी टाइम का एक्टिविटी यहां से जाएगा। इनिशियल एक्टिविटी देख रहे हैं, तो ए नॉट बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू एन नॉट, ये ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ये इनिशियल इनिशियल रिलेशन है, इनिशियली एक्टिविटी ए नॉट बराबर
लेमडा एन नॉट, एक्टिविटी इनिशियली ए नॉट बराबर लेमडा एन नॉट, और किसी टी टाइम की एक्टिविटी बराबर लेमडा एन टी। ये एक्टिविटी है, बस माइनस डी एन बाई डी टू को हम एक्टिविटी बोल देते हैं, माइनस डी एन बाई डी टी को हम क्या लिख देते हैं, एक्टिविटी लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे अगर तुम रिलेशन देखो, लेमडा एनटी है, इसको लेमडा को रहने दो, एनटी को क्या लिख सकते हो, एन नॉट ई का पावर माइनस लेमडा टी लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख तो सकते हैं, लिख तो सकते हैं, किसी टी टाइम के नंबर को यही तो लिखते हैं। अच्छा, लेमडा एन नॉट क्या होता है सर, लेमडा एन नॉट ए नॉट होगा, तो इसको ए नॉट लिख सकते हैं। तो जो ए टी आएगा आपका यहां से, वो हो जाएगा ए नॉट ई का पावर माइनस लेमडा टी, ए नॉट ई का पावर लेमडा टी, वैसे ही एन टी भी होता था एन नॉट ई का पावर माइनस लेमडा टी। तो जो टी टाइम के नंबर और टाइम में रिलेशन होता है, वही एक्टिविटी और टाइम में भी रिलेशन है। हाँ, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सैंपल इज कॉल्ड एक्टिविटी, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब माइनस डी एन बाई डी टी। इसका ऐसा यूनिट 1 बैक्यूरेल होता है, 1 बैक्यूरेल को हम 1 डीके पर सेकेंड कहते हैं, बैक्यूरेल, बैक्यूरेल, बैक्यूरेल इज डीके पर सेकेंड है ना, बैक्यूरेल इज ऐसा यूनिट 1 डीके पर सेकेंड एक्टिविटी, एंड 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 बैक्यूरेल। ये क्यूरी सी आई इज द यूनिट ऑफ एक्टिविटी, यूनिट ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी, ये आप याद रखना, ये क्या करना, याद रख लेना थोड़ा सा। चलो एक ये सवाल करो फटाफट, ये होमवर्क है कर लेना, ये होमवर्क है कर लेना। चलो ये देखो, ये सवाल करो, द काउंट रेट ऑफ अ जीजर मूलर काउंटर ऑफ द रेडिएशन ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल, हाफ लाइफ इज 30 मिनट। ऐसे मान लो कि तुम केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन ही कर रहे हो, हाफ लाइफ इज 30 मिनट, डिक्रीजेस टू 5 पर सेकेंड आफ्टर 2 आवर, द इनिशियल काउंट वाज। तो ये कह रहा है कि देखो इसका हाफ लाइफ जो है ना वो 30 मिनट है, हाफ लाइफ कितना 30 मिनट है, और 2 घंटे के बाद इसका डीके बच गया है 5 पर सेकेंड। तो 2 घंटे पहले कितना रहा होगा, ये तो सवाल है, 2 ही घंटा है ना, तो 2 घंटा, तो अभी है 5 इनवर्स, तो एक हाफ लाइफ के बाद पहले कितना होगा 10, एक और हाफ लाइफ के बाद पहले कितना होगा 20, एक और हाफ लाइफ के बाद पहले कितना होगा 40। तो ये हो गया आपका एक हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, एक और हाफ लाइफ के बाद क्या रहा होगा 80। तो मेरे हिसाब से 80 आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि जो अभी बचा हुआ है, जस्ट एक हाफ लाइफ के पहले कितना बचा हुआ हो सकता था 10, एक हाफ लाइफ के पहले 20, इसके एक हाफ लाइफ के बाद 40, इसके एक हाफ लाइफ के बाद 80। तो एक हाफ लाइफ पे 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, तो देखो पहला आंसर आ जाएगा। समझो सवाल को, समझो सवाल को, समझो सवाल को, समझो। सवाल को समझो। छोटे मियाँ बड़े मियाँ, तू पलटू मियाँ, नहीं समझ आया, ठीक है ओके। 80 कैसा बस यही आईक्यू का सवाल है, टॉपिक तो छोड़, टॉपिक तो छोड़ बेटा, बुद्धि कहां रह गया ये बता। सुन, फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूले में बहुत लेंदी हो जाएगा, नहीं समझे। हाफ लाइफ में जब आप आगे जाते हो तो रिमेनिंग को आधा करते जाते हो, तो पीछे आओगे तो जो रिमेनिंग है उसको डबल करते आओ। अरे बुर्बक बच्चा, मान ले एन नॉट है, तो एक हाफ लाइफ के बाद क्या होगा एन नॉट बाई 2, अगले हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाई 4, अगले हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाई 8, अगले हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाई 16, यही है। अब मान ले तू यहां पे है कि अभी इतना है, तो एक हाफ लाइफ पहले कितना रहा होगा, तो इसका डबल करना, एन नॉट बाई 16 का डबल देख एन नॉट बाई 8, 2 से गुना करेगा, एन नॉट बाई 8 का डबल एन नॉट बाई 4, एन नॉट बाई 4 का डबल एन नॉट बाई 2, एन नॉट बाई 2 का डबल एन नॉट। तो सवाल समझ सर, ये यही तो नहीं समझ में आया, द काउंट रेट ऑफ जीजर मूलर काउंटर, ये नहीं पढ़ना है।
द काउंट रेट ऑफ जीलर मुलर काउंटर, ये नहीं समझना है, ऑफ द रेडिएशन ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल। एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसका हाफ लाइफ 30 मिनट है, डिक्रीजेस टू, मतलब ये एक्टिविटी डीके जो हो रहा है ना पर सेकेंड में, वो इतना डीके कर रहा है, 5 डीके हो रहा है पर सेकेंड में, मतलब पर सेकेंड जो डीके हो रहा है 5 डीके हो रहा है। आफ्टर 2 आवर डीके रह गया उसका, है ना, एक्टिविटी उसका इतना रह गया। द इनिशियल काउंट वाज, काउंट रेट मतलब एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब डीके पर सेकंड, जैसे तुमने बोला था ना डी एन बाई डी टी, निगेटिव साइन बराबर लेमडा एन होता है, इसको तुमने एक्टिविटी बोला था, ए बराबर ए नॉट ई का पावर माइनस लेमडा टी आया था। हाँ, तो यहां से आपको ये समझ है कि एक्टिविटी का भी हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ के बाद एक्टिविटी आधी रह जाती है, और अगले हाफ लाइफ के बाद एक्टिविटी और आधी हो जाती है, अगले हाफ लाइफ के बाद एक्टिविटी और आधी हो जाती है। तो डीके पर सेकेंड है, ये देखो तुम्हारा एक्टिविटी। अब एक्टिविटी अभी इतना है, तो 2 घंटे बाद कितना, आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे बाद इतना है, तो 2 घंटे पहले कितना रहा होगा, 2 घंटे पहले कितना रहा होगा, समझ में आया? 2 घंटे पहले कितना रहा होगा, ये देख, ये तो करा दिया। अब लॉग वर्सेस टी का जो ग्राफ होता है, जैसे देखो ये बेटा तुम्हारा था डी एन बाई डी टी विथ निगेटिव साइन बराबर लेमडा इंटू एन, यही था। हाँ सर, डी टी को इधर ले जाओ और एन को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा लेमडा इंटू डी टी, भाई ये डी टी इधर चलो, लेमडा इंटू डी टी बराबर माइनस डी एन बाई एन। जब इन दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो ये इसका इंटीग्रेशन, तो लेमडा बाहर कांस्टेंट रहेगा, टी आएगा बराबर माइनस बाहर 1/n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एन, लॉग एन। अब देख लॉग एन का अगर टी के साथ ग्राफ बनाओगे, पूरा का पूरा लॉग एन ही मैंने रख दिया, क्या रख दिया, लॉग एन ही रख दिया, उसका ग्राफ टी के साथ बनाओगे, ये एक्टिविटी का ग्राफ टी के साथ बनाओगे, कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप। तो ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ गलत है, स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप। अब उसके हिसाब से देखो, एट टाइम इज इक्वल टू 0, और देखो भाई सुनो सुनो, एक तूने लिखा था एन टी बराबर एन नोट ई का पावर माइनस लेमडा टी, ये रिलेशन लिखा था। हाँ, और एक्टिविटी के लिए भी तो लिखा था ए बराबर ए नॉट ई का पावर माइनस लेमडा टी। तो जैसा हाफ लाइफ का कंसेप्ट नंबर के लिए डिफाइन होता है, वैसा ही हाफ लाइफ का कंसेप्ट एक्टिविटी के लिए डिफाइन होता है। और यहां भी एक्टिविटी और टाइम का ग्राफ जैसा बनेगा, एन टी और टाइम का ग्राफ बनेगा, यहां भी लॉग एन का ग्राफ जैसा बनेगा, लॉग ए का वैसा ही बनेगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो आई टाइम टी इज इक्वल टू 0, सम रेडियो एक्टिव गैस इंजेक्टेड इनटू सील्डेड वेसल, आफ्टर टाइम टी some more of the gas injected into vessel, which of the following graph best represent the logarithm of the activity, log of activity कौन सा, देखो जैसे तुमने ग्राफ बनाया तो log a का देखना यहाँ पे log n, इसको कैसे लिखोगे रिलेशन को, log n बराबर माइनस लेमडा टी लिखोगे कि नहीं लिखोगे, हाँ सर। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट भी यहाँ पे कुछ जोड़ दोगे, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट सी, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, कांस्टेंट देखो सी, और निगेटिव स्लोप के साथ ग्राफ बनेगा, तो निगेटिव स्लोप के साथ ये ग्राफ बनेगा, और टाइम के साथ ही घटता जाएगा। अचानक से किसी टी टाइम पे और ज्यादा गैस रख दोगे तो एक्टिविटी बढ़ जाएगा, ये वाला ग्राफ बनेगा आपका। तो ये क्यों नहीं हो सकता, देखो इसका स्लोप तो देखो ज्यादा है, इसका स्लोप कम है, ऐसा चेंज थोड़ी ना हो जाएगा स्लोप। बेस्ट पॉसिबल क्या है, सी, बेस्ट पॉसिबल क्या है, सी। आसपास कब दोगे, आसपास मैं आज दूंगा तुमको, आसपास, आसपास आज दे दूंगा। अरे मम्मी नहीं बउआ ठीक है ना यार, बेइज्जती हो जाएगी बाहर में, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये गलत बात है। हाँ तो इंटरनेशनल हॉलीडे तो है, सच में बोल रहा हूँ, नहीं मत कर, आसपास आज मिल जाएगा, मत कर बेटा, तू तो अपना है, भाई है यार, तो तू तो मैं जो कहता हूँ वो मानता है ना। मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, मैं क्या करूँ, बउआ बस बउआ। सुन, ऐसा है कि कोई घर की बात बाहर को नहीं बताई जाती है, सारी बातें वो गलत समझते हैं, बात समझ, बात समझ। द काउंट रेट ऑफ द रेडियो एक्टिव सोर्स,
काउंट रेट या नंबर? काउंट रेट का मतलब एक्टिविटी हो गया, काउंट रेट एक्टिविटी मतलब dn बाई dt, डी के पर सेकेंड। एक तो समस्या ये, जो काम को तुमको मना करो सबसे पहले वही करोगे, एकदम फर्जी हो गया तुम। क्या गुंडा को क्या मम्मी। देखिए, द काउंट रेट ऑफ द रेडियो एक्टिव सोसाइटी। नहीं नहीं, प्लीज भाई लोगों, प्लीज भाई लोगों, तुम मानते हो मेरी बात भाई लोग, प्लीज। द काउंट रेट ऑफ द रेडियो एक्टिव सोर्स एट इज इक्वल टू जीरो was 1600 count per second, 1600 count per second at is equal to 0, it was। बस देखिए ध्यान से, 100 count per second, then count rate at t is equal to 6 second was। तो देखो, the count rate of a radioactive source, the count rate of radioactive source at t is equal to 0 is 1600 count per second। मतलब t is equal to 0 पे ये काउंट रेट है dn by dt, इतना डीके हो रहा है 1600 पर सेकेंड, एंड एट t is equal to 8 सेकेंड इट वाज 100 काउंट्स। 100 काउंट्स कब हो गया? जब t is equal to 8 सेकेंड हो रहा था। तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर तुमसे काउंट पूछा। अब ये बहुत लेंदी है, मैथमेटिकली करने जाओगे, बुद्धि से करने जाओगे बहुत आसान होगा। कैसे आसान होगा देखना ध्यान से। तो 1600 का आधा होता है 800, 800 का आधा होता है 400, 400 का आधा होता है 200 और 200 का आधा होता है 100। तो बात तो सही है। अब देखो कितना समय लगेगा, कितना हाफ लाइफ लगेगा 1600 को 100 आने पे। तो 1600 से एक हाफ लाइफ में, दो हाफ लाइफ में 400, तीन हाफ लाइफ, चार हाफ लाइफ, तो चार हाफ लाइफ बराबर 8 सेकेंड। तो हाफ लाइफ ही तो रहा 2 सेकेंड आ गया ना, चार हाफ लाइफ 8 सेकेंड, तो हाफ लाइफ आ गया 2 सेकेंड। तो इससे जस्ट पहले एक हाफ लाइफ के बाद 200 होगा। देख सीधा आंसर आ गया। बताओ इसमें दो इक्वेशन लगा के करोगे कि दिमाग से करोगे? चलिए देख, ध्यान से देखिए प्लीज, ध्यान से देखिए प्लीज, ठीक है। ये देखिए बढ़िया सवाल है। 10% ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल वाज डिकेड इन 1 डे, आफ्टर 2 डे द डिकेड परसेंटेज ऑफ द न्यूक्लियाई विल बी। ये बुद्धि का सवाल है, प्योर बुद्धि का सवाल है। भले ही नंबर्स दिए हुए हैं, मैथमेटिक्स के टर्म्स में सवाल दिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल हैज डिकेड इन 1 डे। 10%, सॉरी 10% ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल हैज डिकेड इन 1 डे। एक दिन में 10% खत्म हो गया, तो 2 दिन बाद कितना बचेगा? एकदम प्योर बुद्धि का सवाल है, प्योर बुद्धि का सवाल है ना। यहाँ पे एक ऑप्शन थोड़ा गलत दिया हुआ है, चेंज कर देता हूँ, 80% आएगा यहाँ पे। अब आराम से करियो बेटा, 80%, थोड़ा छोटा हो गया, 80%। अब बताओ, पोल क्रिएट कर रहा हूं, बताओ लॉजिकली सोचना, अच्छे से बताना सोच के क्या होगा। देखो क्या है सवाल, 10% ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल हैज डिकेड इन 1 डे। तो मान लो कि कुछ न्यूक्लियॉन्स थे, उसमें से एक दिन में, मतलब टाइम आपका है एक डे, एक डे में क्या हुआ है कि 10% डीके हो गया, तो 90% बचा होगा। 10% डीके हो गया तो 90% बचा होगा। अब अगले एक दिन बाद और, मतलब 2 दिन के बाद क्या होगा, टोटल 2 डेज के बाद कितना बचेगा बोलो। लॉजिकल सवाल है। एमआर सर हमारे गर्लफ्रेंड है, हाँ। क्या देख लिया मेरे में ऐसा? गाइस आंसर बताइए गाइस। भाई घुस के मारूंगा मैं। क्रैश कोर्स वाला लेक्चर डलवा तो दिया, अब क्या बचा है? एक आध लेक्चर यहां से पढ़ लेना लाइव में। कह रहा है ब्यूटी देखा है आपका।
ब्यूटी देखा है। पैसा देखा आपने। अरे कह रहा ट्रू लव है, तो आंसर आपका 81% आएगा। द डिकेड परसेंटेज ऑफ द न्यूक्लियर, अच्छा डिकेड पूछा, सॉरी सॉरी सॉरी, डिकेड परसेंटेज, मैंने रिमेनिंग आंसर टिक कर दिया। डिकेड अभी भी वैसे भी सब गलत ही है, 40% लोगों ने बोला 80% डिकेड होगा। भाई 80% कैसे डिकेड होगा? एक दिन में 10% हुआ है तो 2 दिन में 80 कैसे हो जाएगा? बुर्बक है क्या? दूसरा आंसर आएगा, वो 24% लोग सही बोल रहे हैं। डिकेड परसेंटेज ऑफ द न्यूक्लियाई पूछा है, तो डिकेड परसेंटेज ऑफ द न्यूक्लियाई का क्या मतलब है, ध्यान सुनना। डिकेड परसेंटेज का क्या मतलब है? डिकेड परसेंटेज का क्या मतलब है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, ऐसी हरकत मत कर, सुन ले। 24% लोगों ने सही किया है। डिकेड, डिकेड जो होता है मतलब डीके रेट होता है ना, वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के साथ घटता है। जैसे मान ले कि एक दिन पहले टोटल मान ले 100% था, ठीक है, 100% था, एक दिन में 10% खत्म हो गया, 90% बचा। तो पहले ज्यादा न्यूक्लियॉन्स था तो जल्दी जल्दी खत्म होगा, कम न्यूक्लियॉन्स है तो धीरे धीरे खत्म होगा ना। जैसे मान ले कि कोई न्यूक्लियॉन्स है 100%, 100% से जब ये 90% आएगा, 90% से 80% आएगा, 80% से 70% आएगा, 10-10% कम हो रहा है। तो पहले 10% कम होने में ना मान ले टाइम लगा T1, दूसरे T2, तीसरा T3, तो इनको अरेंज करो, तो इनको जब अरेंज करोगे तो T1 सबसे कम होगा, T2 ज्यादा होगा, T2 से ज्यादा होगा T3। क्यों? हर 10% कम होने में ज्यादा टाइम लेगा। बोलो। ये कह रहा है एमआर महिला मित्र। यार तुम डरते नहीं हो मेरे से? बेटा डीके रेट, एक बात बता, एक बात बता, हम कहते हैं कि मान ले नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एन नॉट है, तो एक हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाई टू होगा, और अगले एक और हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाई फोर होगा। तो यहां पे कितना खत्म हुआ है सर? आधा। और यहां से यहां तक एन नॉट बाई टू में से एन नॉट बाई फोर हुआ, तो डीके कितना हुआ? एन नॉट बाई फोर। तो सेम टाइम में कम डीके हुआ ना चाचा। बुर्बक है क्या? गणित के नाम पे तुम्हारे पास क्या है? भिखारी, महिला मित्र, ध्यान से देख, तू गधा है यार, नालायक बेवकूफ। यहां पे मैंने एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स लिया और एन नॉट से आधा किया, एन नॉट बाई टू, तो कितना खत्म हुआ? एन नॉट बाई टू खत्म हुआ। और अगले बार इतने ही टाइम में एन नॉट बाई फोर हो गया, तो खत्म कितना हुआ? एन नॉट बाई फोर। तो सेम टाइम में कम ही डीके हुआ ना। देख तो सही है। देख, देख तो सही, एन नॉट से एन नॉट बाई टू हुआ तो हाफ लाइफ हुआ, तो यहां पे खत्म कितना हुआ? एन नॉट बाई टू। यहां से जब यहां गया सेम टाइम में कम ही खत्म हुआ है ना, टिकट कम हुआ ना। चलिए ध्यान से, चलिए ध्यान से, ये सवाल बहुत अच्छा है, इसको अगर पढ़ लिया ना तो समझो कंसेप्ट समझ आ गया। कैपिटल एन एटम ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट्स स्मॉल एन नंबर ऑफ अल्फा पर सेकेंड। मतलब यहां पे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है कैपिटल एन। देखो क्या लिख रहा है, एन एटम, टोटल एटम्स के नंबर है, उसमें खूब सारे न्यूक्लियॉन्स हो गए। तो एन एटम ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट्स स्मॉल एन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर सेकंड, मतलब इतना पर सेकंड बाहर निकला है। मतलब डीएन बाई डी टी आपका क्या है? स्मॉल एन गिवन है क्वेश्चन में। यही बोल रहा है ना कि स्मॉल एन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड हो रहा है। मीन लाइफ ऑफ द एलिमेंट इज, सुनना, मीन लाइफ किसको बोलते हैं समझ लेना।
मीन लाइफ 1/λ को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मीन लाइफ। मीन लाइफ इसी को बोलते हैं ना यार, टाउ। 1/λ को बोलते हैं मीन लाइफ, 1/λ को बोलते हैं मीन लाइफ। तो हम जानते हैं कि टी हाफ बराबर होता है, एक काम करो ना, छोड़ो वो छोड़ो, हम जानते हैं रेट ऑफ डीके डी एन बाई डी टी विथ निगेटिव साइन बराबर होता है लेमडा इंटू इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये होता है, ये रिलेशन आप जानते हो। क्वेश्चन में इसको इसने स्मॉल एन बोला है, देखो ना, इमीट्स मतलब घट रहा, इमीट्स स्मॉल एन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड, मतलब डी एन बाई डी टी आपका स्मॉल एन दिया हुआ है, तो स्मॉल एन बराबर लेमडा इंटू कैपिटल एन, 1/λ बराबर कैपिटल एन बाई स्मॉल एन, एंड 1/λ को मीन लाइफ कहते हैं। मीन लाइफ कहते हैं, क्यों कहते हैं आप, नहीं है सिलेबस में यार, नहीं तो पूरा 2 लेक्चर में पढ़ाता तुम्हें। कैपिटल एन बाई स्मॉल एन इज योर आंसर, कैपिटल एन बाई स्मॉल एन इज योर आंसर, यस, कैपिटल एन बाई स्मॉल एन इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया है, इसको छोड़ दीजिए, करने की जरूरत नहीं है। पैरेलल डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, कई बार क्या होता है कि एक ही न्यूक्लियाई का एक ही समय पे दो डीके हो रहा होता है, मतलब अल्फा डीके और बीटा डीके दोनों साथ में हो रहा था, तो जल्दी जल्दी घटेगा सर, हाँ। तो मान लो इसका हाफ लाइफ है टी हाफ बी, इसका हाफ लाइफ है टी हाफ सी, तो इक्विवेलेंट जो टी हाफ लाइफ होगा इसके डीके का, वो होता है, याद कर लो, ढंग से बता देता हूं कि टी हाफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/t½ ऑफ फर्स्ट डीके प्लस 1/ऑफ t½ ऑफ सेकेंड डीके, इतना याद रख लो, काम हो जाएगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि एक डीके किसी का होता है तो समझ में आता है, उसका इक्वेशन हमने लिखा टी हाफ लिखा, लेकिन एक ही साथ दो डीके हो रहा है तो बताओ, एक ही साथ दो डीके हो रहा है तो पहले डीके का हाफ लाइफ ये है, दूसरे डीके का हाफ लाइफ ये है, तो इक्विवेलेंट हाफ लाइफ का इक्वेशन ये हो जाएगा, इक्विवेलेंट हाफ लाइफ का इक्वेशन ये हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना, इक्विवेलेंट हाफ लाइफ का इक्वेशन ये हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। समझ में आता है ये बात, समझ में आता है बात, ये देखो, सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज मास 10 ग्राम at t is equal to 0, then approximate mass of the element in the sample after 2 मीन लाइफ, वही है ना एवरेज लाइफ मीन लाइफ, मतलब t बराबर 2/λ, ये है 2 मीन लाइफ का टाइम, एक मीन लाइफ होता है 1/λ, तो 2 मीन लाइफ ये होगा। फटाफट एक बार मैथमेटिकली सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, सॉल्व करो, सॉल्व करो, इसको दिमाग लगाओ। आज 12 बजे सिटी, मैं कहीं नहीं जा रहा, बाहर में निकलूंगा ही नहीं, कोई सिटी मॉल फिटी मॉल नहीं, नेवर। बाप रे, अरे आउट ऑफ सिलेबस, कब सिलेबस में आ जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसको कर लेना। नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक है बेटा, पावर रिएक्टर, है ना, पावर प्लांट एंड पावर रिएक्टर, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, फिजन मतलब क्या होता है, टूटना ना, फिजन मतलब क्या होता है, टूटना। मैं एक बात बताऊं तुम्हें, एक बात सुनोगे, न्यूक्लियर बम समझते हो क्या होता है, न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर बम पता है क्या होता है, जो न्यूक्लियस के मास डिफेक्ट की वजह से, जो मास डिफेक्ट की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होता है, रेस्ट मास एनर्जी से, उसको कहते हैं न्यूक्लियर बम। न्यूक्लियर बम दो तरह का होता है, एक होता है एटम बम, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, और एक होता है एटम बम, एटम बम, है ना, हाइड्रोजन बम और एटम बम। इसका मोटा मोटा जो दोनों बम हैं वो फ्यूजन और फ्यूजन पे बेस्ड होते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर वर्सेस मास नंबर का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर वर्सेस मास नंबर का अगर ग्राफ बनाऊं, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक। यहां पे इस रीजन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हाई है, यहां तक, मतलब मास नंबर
30 से लेकर के मास नंबर 30 से लेकर के मास नंबर 130 के बीच, मास नंबर 30 से लेकर के मास नंबर 130 के बीच जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं वो मोटा मोटा थोड़ा सा स्टेबल होते हैं। मास नंबर 30 से कम छोटे छोटे न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, बहुत बड़े न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल होते हैं। जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई वो अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसका साइज छोटा है, मास नंबर छोटा है, साइज छोटा है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। जो बड़े बड़े न्यूक्लियंस होते हैं उनके भी साइज इतना बड़ा हो जाता है कि बाइंडिंग एनर्जी कम होता है, तो अनस्टेबल होते हैं। तो ये इनका इंटेंशन होता है कि दो कोई छोटा वाला मिलके चिपक के एक बड़ा बन जाता है और स्टेबिलिटी को गेन करता है। ये दो हिस्से में टूट जाता है। ये क्या करता है? दो हिस्से में टूट जाता है। ये क्या करता है? दो हिस्से में टूट जाता है। तो इसको कहते हैं बेटा फीजन, फीजन। और इसको क्या कहते हैं? फ्यूजन। फ्यूजन मतलब जुड़ना। ये हाइड्रोजन बम फ्यूजन पे बेस्ड है। हाइड्रोजन बम किस पे बेस्ड है? फ्यूजन पे बेस्ड है। फ्यूजन होता है, फ्यूजन मतलब ऐड होना, जुड़ना। जुड़ना, ऐड होना मतलब जुड़ना। इसमें एनर्जी क्या होती है? इसमें सर एनर्जी रिलीज होती है। इसमें भी एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। इसमें मोटा मोटा जो एनर्जी रिलीज होता है ना, वो 20 MeV पर फ्यूजन रिलीज होता है। क्या होता है सर? पर फ्यूजन रिलीज होता है। सन में यही फेनोमेना तो होता है। इन सन, इन सन, सन में यही फेनोमेना तो होता है। 1H1 + 1H1 = 2He। चार बार आते हैं 1H1 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 करके, 1H2 बन जाते हैं, 2H2 बन जाएगा, जो भी होगा हीलियम बन जाएगा। चार बार चार हाइड्रोजन मिलके कुछ ऐसा फेनोमेना कर बनाते हैं। इसी को कहते हैं हम फ्यूजन। इसको क्या कहते हैं हम? फ्यूजन। न्यूट्रॉन बन जाएगा ना ये तो, 1 प्रोटॉन + 1 न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो ये सन में होता है और ये एट वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। मतलब यूं कहूं कि दो हाइड्रोजन कंबाइंड होते हैं, 2 हाइड्रोजन विल कंबाइंड, 2 हाइड्रोजन विल कंबाइन, विल कंबाइन, 2 हाइड्रोजन विल कंबाइन। यहाँ पे होता क्या है समझो, कि जैसे एक हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन है 1H1 और एक हाइड्रोजन है 1H1, दोनों छोटे छोटे और अलग है। अब इनको ना मुझे चिपका देना, ऐड करना, इन दोनों को चिपकाना है। तो भाई ये तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सर क्यों रिपेल करेंगे? भाई पॉजिटिव चार्ज है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और जब मैं इसको चिपकाऊंगा तो इनके न्यूक्लियस को मैं एक बनाना चाहता हूं। ये एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अलग है, इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अलग है, इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अलग है। अब इनको दोनों को चिपका के मैं एक न्यूक्लियाई बनाना चाहता हूं। तो भाई पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को चिपकाना, वो भी फर्मी मीटर के ऑर्डर में, बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। मतलब इसको फर्मी मीटर के ऑर्डर में चिपका देना, मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा के, पहला चार्ज ई, दूसरा चार्ज भी ई, बटा दोनों के बीच में डिस्टेंस इन ऑर्डर ऑफ अ फर्मी मीटर। सर ये तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। सर बहुत ज्यादा कैसे? भाई डिनोमिनेटर में फर्मी मीटर रखोगे तो वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। सर मतलब मैं क्या चाह रहा हूं कि एक प्रोटॉन को इधर से फेंका, दूसरे प्रोटॉन को इधर से फेंका और दोनों चिपक गए। क्या ये बहुत आसानी से हो सकता है? न्यूक्लियर बम तो नहीं जानते, लेकिन बम जानते हो जो आप लग रहे हो। हाँ बेटा, वही बम तेरे माथे पे फोड़ दूंगा ना। ढाई लिखाई सारे पास, एमआर न्यूक्लियर बम लगातार। ठीक है, कर ले मन का, कोई बात नहीं। ये चिपकाना बहुत आसान है। नहीं सर, क्योंकि रिपल्सन होगा। जैसे मैं चिपकाऊंगा तो बहुत एनर्जी से जब मैं फेंकूंगा तो पास आएंगे, पास आएंगे, पास आएंगे, पास आएंगे, पास आएंगे। लेकिन जितने पास आएंगे उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से बढ़ेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से उनके बीच का रिपल्सन क्या होगा? बढ़ेगा। और जितना ज्यादा पास आएगा रिपल्सन उतना ज्यादा होगा, तो इसका चिपकाना बहुत असंभव वाली बात है। बिल्कुल है, असंभव वाली बात है। तो इसको चिपकाना असंभव, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है। क्या है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है। तो सर क्या करें, क्या जुगाड़ करें, क्या उपाय करें? तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, ध्यान सुनिएगा। इसमें क्या कर सकते हैं अपन, एक काम कर सकते हैं क्या, इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा के। इसको हम लिख देते हैं 3/2 kBT। इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा के। टी फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा के। अब मुझे एक बात बताओ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू जानते हो? हाँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक में के की वैल्यू जानते हो?
ई की वैल्यू जानते हो, आर की वैल्यू जानते हो। अगर मैं आर को फर्मी मीटर रख देंगे, क्योंकि न्यूक्लियर को हम फर्मी मीटर के ऑर्डर में लाना चाहते हैं, तो मैं के ई आर और के बी की वैल्यू रख के टी निकाल सकता हूं क्या? बोलो, टी निकाल सकता हूं क्या? क्या टी निकाल सकता हूं? हाँ सब कुछ तो पता ही है। मुझे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पता है, मुझे आर पता है, ई पता है, ई पता है, के पता है, यहाँ से टी निकाल सकता हूँ। और ये बेटा जो सॉल्व करके आता है ना, वो आता है 10 का पावर कुछ 9। और ये थोड़ा बहुत आगे पीछे डिस्टेंस फर्मी मीटर में कितना एग्जैक्टली रखते हैं, तो 10 का पावर 9 टू 10 टू द पावर 7 केल्विन। इसलिए सन के सरफेस का जो टेम्परेचर हम बोलते हैं, वो हम बोलते हैं मिलियंस ऑफ केल्विन, मतलब 10 का पावर 7 केल्विन। सोचो, ये तुम्हारी पूरी फिजन की कहानी हो गई। ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। सर एनर्जी तो 20 MeV निकल रहा है, हाँ 20 MeV निकल रहा है, लेकिन ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। क्या होता है? अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। क्या होता है? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। मतलब ये होता चला जाता है, सन में ये लगातार होता जा रहा है। एटम बम क्या है? एटम बम होता है बेटा फीजन पे बेस्ड, मतलब टूटता है, ये फीजन पे बेस्ड होता है। इसमें भी एनर्जी रिलीज होता है, हाँ एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड 200 MeV पर फ्यूजन। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि कौन सा ज्यादा खतरनाक है, एटम बम की हाइड्रोजन बम? बोलो, एटम बम ज्यादा खतरनाक है कि हाइड्रोजन बम? यूज इन पावर रिएक्टर, पावर प्लांट जो पावर रिएक्टर पड़ते हैं ना, उसमें यही यूज होता है। बताओ ज्यादा खतरनाक कौन है बाबू? ओ बाबू, ज्यादा खतरनाक कौन है? बताओ, हाइड्रोजन बम कि एटम बम? एटम बम में पर फ्यूजन जो एनर्जी रिलीज होता है ना, 200 MeV होता है। इसमें मेनली जिसमें जिसको हम फ्यूजन कराते हैं वो यूरेनियम होता है। ज्यादा खतरनाक कौन है? हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन में कम एनर्जी निकलता है पर फ्यूजन, पर फ्यूजन कम एनर्जी निकलता है, लेकिन ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। क्या है? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, इसीलिए वो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। वो क्या है? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। समझ गया है क्या? क्या है? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, इसीलिए। ठीक है, फटाफट इसको देख लीजिए अब, फटाफट इसको देख लीजिए। फिजन, न्यूक्लियर फिजन इज इन न्यूक्लियर रिएक्टर, रिएक्शन नहीं रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर। एक पूछ रहा था कि इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्यों यूज करते हैं रिएक्टर में? क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में डीके होता है ना, अल्फा डीके होता है। हम यूरेनियम का अल्फा डीके कराते हैं। यूरेनियम बहुत ज्यादा मास नंबर का है, तो बहुत ज्यादा मास नंबर का होगा, तो यहाँ पे अल्फा डीके होगा। देखो अल्फा डीके कैसे, यूरेनियम 238 हमारे पास जनरली अवेलेबल होता है शायद, या 235 क्या होता है एग्जैक्टली अभी देख लेंगे। उसमें जब हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं, क्या करते हैं? न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं, तो एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग से अनस्टेबल होता है, तो ये कुछ दो क्रिप्टन में या बेरिलियम में टूट जाता है, और यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, और एक क्यू बहुत एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। और उसी एनर्जी जो निकल रहा है, जैसे मैंने इस पे यूरेनियम 235 पे एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करी, तो यूरेनियम 235 पे जब मैं न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करता हूँ ना, तो ये अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबल होने के बाद तुरंत से टूट जाता है, और टूटता है तो यहाँ पे क्या रिलीज करता है? एनर्जी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? एनर्जी रिलीज करता है। ये मैं बताता हूँ तुम्हें, फ्यूल की तरह हम लोग क्या यूज करते हैं, देखो फ्यूल की तरह हम ये यूज करते हैं। यहाँ देख, फ्यूल की तरह हम क्या यूज करते हैं रिएक्टर में? रिएक्टर में हम यूजुअली 235 और Pu-239 यूज, है ना, इन फ्यूल एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर। वी नो दैट नेचुरल यूरेनियम कंटेंट्स ओनली इतना परसेंट ऑफ यूरेनियम, द रिमेनिंग ऑफ 93% इज U-238 विच इज नॉट फिजनेबल। ये 238 वेरी स्टेबल होता है, वो फिजनेबल नहीं होता है बाई थर्मल न्यूट्रॉन्स। हेंस enriched uranium in which U-35 is increases from इतना परसेंट अबाउट इतना परसेंट यूज एज द फ्यूल इन द रिएक्शन। छोड़ो ये सब, छोड़ो, इस पूरे में ये याद रख लो बस, ये बाकी चीजें तुमको नहीं पढ़नी है सच में, कौन कितना परसेंट है, क्या है, नहीं है। हाँ, बट रिएक्टर में जो हम यूरेनियम यूज करते हैं, वो 235 और 239 यूज करते हैं, बस इतना तुम्हें याद रखना है। ठीक है भाई, इतना तुम्हें याद रखना है, इतना ही तुम्हें याद रखना है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? नहिले बानी आज हम शैम्पू से,
फूफा जी आवता रे टेम्पू से। ले, ठीक है। अब देखो क्या होता है भाई पावर रिएक्टर में। सबसे पहले हम पावर के बारे में पढ़ते हैं। पावर ऑफ पावर रिएक्टर, देख होता क्या है। टाइम हो गया क्या? अरे यार पावर रिएक्टर थोड़ा पढ़ा देता। अच्छा मोटा मोटा बताता हूँ पावर रिएक्टर में क्या होता है। पावर रिएक्टर में क्या होता है कि यूरेनियम 235 लेते हैं और उसका फ्यूजन कराते हैं। यूरेनियम 235 का फ्यूजन कराते हैं। फ्यूजन मतलब टूटता है। फ्यूजन मतलब टूटता है। तो एक फ्यूजन में मान लो एनर्जी ई रिलीज हुआ, तो टोटल एन फ्यूजन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी? स्मॉल एन बटा टोटल टाइम टी इज पावर ऑफ द रिएक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ द रिएक्टर, पावर ऑफ द रिएक्टर पी बराबर टोटल एनर्जी बाई टोटल टाइम, जहां पे एन है नंबर ऑफ फ्यूजन, नंबर ऑफ फ्यूजन, और कैपिटल ये है एनर्जी रिलीज्ड इन वन फ्यूजन। ये दिया हुआ है तो लिखोगे जितना दिया होगा। अगर एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन नहीं दिया हुआ है तो ई को 200 MeV रख लोगे। ठीक है, ठीक है। तो ई है एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड, रिलीज्ड पर फ्यूजन, पर फ्यूजन, और एन दे दिया, टी है टोटल टाइम, टाइम ऑफ रिएक्शन, टाइम ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो बताएगा तुमसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की ना पावर 100 किलोवाट है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की पावर रखोगे 100 किलोवाट, तो बोलेगा 3 सेकंड में टोटल कितने फ्यूजन हुए होंगे। तो टाइम दे दिया 3 सेकंड, एक फ्यूजन की एनर्जी दे दी, तो यहाँ से स्मॉल ए निकाल सकते हो, नंबर ऑफ फ्यूजन। एक ही फ्यूजन में थोड़ी ना हो जाएगा, एक ही फ्यूजन में थोड़ी ना हो जाएगा। बता, एक ही फ्यूजन में थोड़ी ना काम हो जाएगा। सर एक फ्यूजन में काम नहीं होगा। तो ये है पावर ऑफ द रिएक्टर, पावर ऑफ द रिएक्टर। क्लियर है? अच्छा, पावर ऑफ द रिएक्टर में कुछ ऐसे भी सवाल बनते हैं। जैसे मान लो बोला कि पावर ऑफ द रिएक्टर है, तो कितना मास बर्न हुआ है। तो भाई मास ही तो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो तुम लिख सकते हो mc² /t, टोटल मास एनर्जी बर्न इन टाइम टी बराबर न्यूक्लियर पावर। बोलो, बोलो, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब तुम ये वाली चीज मैं कल पढ़ा दूंगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट एग्जैक्टली क्या होता है। इसमें एक दो क्वेश्चन है वो तुम कर लेना। जैसे ये सवाल है, ये कर लेना। द पावर ऑब्टेन्ड इन अ रिएक्टर यूजिंग यूरेनियम डिसइंटीग्रेट इज इतना किलोवाट। द पावर ऑब्टेन्ड इन अ रिएक्टर यूजिंग यूरेनियम 235 डिसइंटीग्रेशन इज 100,000 किलोवाट। द मास डीके ऑफ यूरेनियम पर आवर इज, देखो एकदम जो पढ़ाया है उसी पे सवाल है क्या? एकदम जो पढ़ाया है उसी पे सवाल है क्या? जो पढ़ाया है उसी पे सवाल है क्या? बताइए प्लीज। जो पढ़ाया है उसी पे सवाल है क्या? चलो 11 बजे क्लास है सर की, मैं खत्म करता हूं। जो अभी पढ़ाया है डायरेक्टली उसी पे सवाल है क्या? देख क्या है, द पावर ऑब्टेन इन रिएक्टर यूजिंग यूरेनियम 235 डिसइंटीग्रेशन इज इतना किलोवाट। मतलब पावर तुमको दे दिया 1000, मतलब 10⁻³ किलोवाट। द मास डीके ऑफ यूरेनियम पर आवर इज, तो mc² बाई टोटल टाइम पर आवर दे दिया, तो 60 मिनट को सेकेंड में बदल दो, 60 × 60। तो m बराबर आ जाएगा 60 × 60 बटा c², ये इधर गया बटा c² इंटू 10⁻⁶, ये आ जाएगा मास। यही था क्या? यही था क्या? क्लियर है बेटा? क्लियर है? देखो ये सवाल, इन ईच फ्यूजन ऑफ यूरेनियम एनर्जी 200 MeV इज रिलीज्ड, हाउ मेनी एक्ट्स ऑफ द फ्यूजन मस्ट अकर पर सेकेंड टू प्रोड्यूस अ पावर ऑफ इतना किलोवाट। तो पावर हमें दे दिया, टाइम हमें दे दिया, एन हमें निकालना है, और ई हम जानते हैं। ये हम जानते हैं क्या, दे भी दिया 200 MeV। क्या तुम्हें समझ में आया? एक लाइन में कर लोगे बेटा? थोड़ा सीरियस होके देख लो और कमेंट बॉक्स में आग लगा दो कि जो फॉर्मूला अभी कराया उसमें 2 सवाल नीट में ऐसे पूछे हैं। दोनों सवाल पूछे हुए मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं, दोनों सवाल पूछे हुए मैं आपको क्लियर कर दूं। इन फ्यूजन, इन ईच फ्यूजन 200 MeV, तो एन पूछा है, ई है तुम्हारा 200 MeV टाइम 1 सेकेंड, और पावर है तुम्हारा 1 किलोवाट, मतलब 10⁻³ वाट। तो ऐसा निकाल लेना भाई, 10⁻³ बराबर एन, 200 इंटू 10⁻⁶। और देख ये तेरा किलो वोट में ऐसा यूनिट, तो इसको ऐसा यूनिट में बदल, 200 m को लिखा तूने 10⁻⁶, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये रिलेशन आएगा बेटा, ये रिलेशन आएगा। अब 1 मिनट रुक,
10 का पावर 3 से इसको काटेगा तो 10 का पावर ये 3 आएगा, 10 का पावर 3 से 19 काटेगा तो कितना आएगा, तो ये इसको हम इससे काटेंगे तो 10 का पावर -16 आएगा। तो n बराबर तेरा आ गया, n बराबर आ गया 1/200 गुना 16/10 बोल देता हूँ, 1.6 को लिख 16/10 इंटू 10⁻16। तो 0 से 0 कैंसिल करूं मैं तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 मतलब 320 ऊपर 10 का पावर 16, n बराबर 10 का पावर 16/320। इसको तुम लिख सकते हो 1000 इंटू 10 का पावर 13/320। 320 को 1000 से काटो तो कुछ 3 के आसपास आएगा। 3 इंटू 10⁻13, 3 इंटू 10⁻13 पहला आंसर है। थोड़ा ट्रिकी कैलकुलेशन है, थोड़ा ट्रिकी कैलकुलेशन है। क्लियर है क्या बेटा? बाकी इसमें कुछ क्वेश्चंस में ये देखो, ये सवाल देखो, इफ 1 ग्राम हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू 0.099 ग्राम ऑफ हीलियम इन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन देन एनर्जी रिलीज्ड इनटू डेल्टा mc²। ले लो उठा के 1 ग्राम हो तो 1 ग्राम में से घटा दे 0.993 ग्राम, 0.993 ग्राम इंटू c²। यहां से तुम्हारी एनर्जी रिलीज निकल जाएगी। बोलो बोलो, क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैं इसमें से डिलीट कुछ भी नहीं करूंगा। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका थ्योरी थोड़ा पढ़ लेना, मैं मुश्किल से 10 मिनट में मैं समझाऊंगा और सेमीकंडक्टर शुरू करूंगा। मैक्सिमम 10 मिनट लगेगा। बाय।